वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आपका अपने चैनल क्विक साइंस में बहुत बहुत वेलकम है। जैसा कि हम सीटेट साइंस पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, जो आपका एग्जाम होने वाला है 14 दिसंबर को। उसी में हम पेडागोजी के 2021 वाले क्वेश्चन देख रहे थे। इससे पहले हमने 2011 से 19 के सारे टॉप 50 क्वेश्चन देखे। 2021 के जो ऑनलाइन शिफ्ट हुई थी उसमें जो सारे क्वेश्चन बने हैं 200 प्लस, वो सारे कवर कर रहे हैं। इससे पहली क्लास में हमने 100 क्वेश्चन देखे थे और अब हम पेडागोजी 2021 के पार्ट 2 में जो बचे हुए क्वेश्चन रह गए हैं शिफ्टों के, वो सारे कवर कर लेंगे। इस तरह से हमारे 2021 में जो 200 प्लस क्वेश्चन पेडागोजी के बने थे वो कवर हो जाएंगे। उसके बाद हम 2022 के ऑनलाइन वाले देख लेंगे और फिर बचे हुए ऑफलाइन के रह जाएंगे। तो इस तरह से पूरे पेडागोजी के क्वेश्चन आपके कवर अप हो जाएंगे। और ये अगर आप देख लेते हैं तो साइंस में 100% आप 10 क्वेश्चन में से 7 क्वेश्चन ईजिली करके जो है वो ले जाएंगे। तो पेडागोजी में आपके लिए इतना ही सफिशिएंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखेंगे क्वेश्चन। देखिए, एक चीज़ और मुझे बतानी थी। बहुत सारे बच्चों ने जब नोट्स लिए हैं तो उन्होंने न्यू साइंस की एनसीईआरटी बुक जो क्लास 6 की है उसकी शॉर्ट समरी का भी मैंने कहा था कि वो पूरी चैप्टर वाइज आपको मिल जाएगी। कल तक वो बन जाएगी। और जिन बच्चों ने नोट्स लिए तो वो कल या परसों को मेरे को मैसेज कर सकते हैं, तो उनको वो जो न्यू पीडीएफ है क्लास 6 की, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बनेंगे ज़रूर, वो ज़रूर उनकी पीडीएफ उनको मिल जाएगी। बाकी उसकी एक वीडियो भी मैं चैनल पर ले आऊँगी। पूरी जो क्लास 6 की न्यू एनसीईआरटी है वो एक ही क्लास में मैं करा दूँगी, ताकि क्योंकि हो सकता है वहाँ से कुछ ना कुछ क्वेश्चन इस बार आपको एग्जाम में देखने को मिले, तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास बिना टाइम वेस्ट करे और देखते हैं 3 जनवरी से 21 जनवरी तक के सारे पेडागोजी के क्वेश्चन जो ऑनलाइन पेपर 2021 में आपके पूछे गए। पहला क्वेश्चन जो यहाँ पर बना, अ टीचर पुट अ लीफ इन अ टेस्ट ट्यूब एंड पुट स्प्रिट दैट इज अल्कोहल इन इट। अब एक टीचर है जिसने क्या करा, एक पत्ती ली टेस्ट ट्यूब में और उस पर अल्कोहल डाला। नाउ ही हीट द टेस्ट ट्यूब, उसने क्या करा, परख नली को गर्म किया। टिल द ग्रीन कलर कम्स आउट, जब तक वो ग्रीन कलर जो है पत्ती का निकल नहीं गया। देन ही टेक आउट द लीफ, फिर उसने क्या करा, जो पत्ती थी उसको बाहर निकाला और उसमें आयोडीन का जो सॉल्यूशन है वो पुट करा। और स्टूडेंट राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन हर नोटबुक, तो बच्चों ने कुछ कथन जो है अपनी कॉपी में लिखे। क्या लिखे, एक कथन ये लिखा, द लीफ टर्न ब्लू ब्लैक इन कलर, जो लीफ थी उसका कलर कैसा बदल गया आयोडीन का डालते ही। जैसे हमने उस पर आयोडीन डाला तो जो लीफ का कलर है वो ब्लू ब्लैक हो गया। तो ये क्या किया बच्चों ने, ये बच्चों ने यहाँ पर ऑब्जर्वेशन की होगी, प्रेषण करा होगा। तो ये तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रेषण हो जाएगा। फिर द लीफ कंटेन स्टार्च, इस प्रेषण से, इस ऑब्जर्वेशन से एक निष्कर्ष निकल कर आया कि जैसे ही हम आयोडीन डालते हैं तो जो पत्ती का रंग है वो ब्लू ब्लैक हो गया, जो बता रहा है क्या, कि पत्ती में क्या है, स्टार्च है। और ये पूरा एक एक्सपेरिमेंट करा जाता है। किसी भी सब्सटेंस में स्टार्च देखने के लिए अगर उसमें आयोडीन डाला जाता है और उसका कलर ब्लू ब्लैक हो जाता है, इट मीन्स उसमें स्टार्च है। तो यहाँ से एक निष्कर्ष जो है वो निकल कर आ गया कि लीफ के अंदर क्या होता है, वो स्टार्च है। तो ए हमारा ऑब्जर्वेशन है, बी हमारा इन्फ्रेंस है, निष्कर्ष है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो हमारा यहाँ पर सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 102। चलिए पॉज करके बताइए यहाँ पर क्या आंसर होने वाला है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन अप्रोप्रिएट ऑब्जेक्टिव फॉर ऑर्गेनाइजिंग अ साइंस फेयर इन अ स्कूल, निम्न में से क्या विद्यालय में मेला आयोजित करने के लिए उपयुक्त उद्देश्य होगा। ये हमको यहाँ पर बताना है। तो बताइए क्या उपयुक्त उद्देश्य होगा। चलिए बताइए यहाँ पर क्या आंसर होने वाला है। देखिए यहाँ पर जो आंसर होगा, आप जब सारे ऑप्शन को देखेंगे तो आपको पता चलेगा। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बेस्ट है, इंक्रीजिंग द स्टूडेंट इंटरेस्ट इन साइंस। जो साइंस का विषय है उसमें बच्चों का इंटरेस्ट जनरेट करना चाहते हैं, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, जो मेला है वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। बाकी पब्लिसिटी करने के लिए, बाकी अदर ऑप्शंस आप देखेंगे वो बिल्कुल भी फिट नहीं हो रहे। तो आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 103, यहाँ पर बताइए, अडेप्टिंग द साइंस कैरिकुलम एज पर द अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ स्टूडेंट। मैंने बताया था जब भी कैरिकुलम की बात आ जाए, वो बच्चे के एज के हिसाब से हो या बच्चे की अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से हो, तो वो पाठ्यचर्या जो है वो कौन सी वैलिडिटी को, वो कौन सी वैधता को दर्शाता है साइंस में, वो हमेशा कॉग्निटिव वैलिडिटी, संज्ञानात्मक वैधता को दर्शाता है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 104 जो आपका एग्जाम में बना। बताइए चलिए यहाँ पर क्या आंसर होने वाला है। अ क्लास 7 टीचर प्लान अ टास्क फॉर स्टूडेंट फॉर क्लासिफाइंग 25 प्लांट, विच ऑफ द फ्लोइंग स्ट्रेटेजीज बेस्ट सपोर्ट इंक्वायरी टीचिंग। यहाँ पर फिर से आ गया जांच आधारित अधिगम। और मैंने जांच आधारित अधिगम के लिए आपको हमेशा बताया है कि सबसे पहले टीचर जो है वो कोई एक्टिविटी कराएगी या कोई एग्जाम्पल देगी या कुछ ना कुछ जो पॉजिटिव चीज़ है पहले बच्चों से वो वहाँ पर कराने की कोशिश करेगी, उनको उनकी वर्तमान नॉलेज से
चैप्टर तक ले जाने की कोशिश करेगी, ये काम जो है टीचर वहाँ पर करेगी। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा, बताइए क्या होगा। तो यहाँ पर आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा। टीचर ना एक्सप्लेन कर रही है ना रूल बता रही है। सबसे पहले टीचर ने क्या करा, अलाउ ईच स्टूडेंट टू क्लासीफाई इन देयर ओन वे एंड डिस्कस देम। शिक्षक ने प्रत्येक छात्र से अपने हिसाब से वर्गीकरण करने पर और विचार विमर्श करने पर अनुमति दी। तो यहाँ पर बच्चे क्या करेंगे, पहले खुद से चीज़ों को डिस्कस करेंगे, कहीं ना कहीं जो इंटरेस्ट है वो टॉपिक के प्रति उनका जनरेट हो जाएगा, और कहीं ना कहीं जो जांच आधारित अधिगम है, क्योंकि कहीं ना कहीं क्यूरियोसिटी उनके अंदर आ जाएगी, तो क्यूरियोसिटी जो है वो कहीं ना कहीं इंक्वायरी टीचिंग को प्रमोट करेगी। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 105, चलिए यहाँ पर बताइए क्या आंसर होने वाला है। इंग्लिश में लिखा है क्या, यहाँ पर हमें केयरफुली इसको पढ़ना है और जो कथन यहाँ पर दिया है उनको बताना है, ये जो असर्शन और रीज़न है क्या ये सही है या नहीं है। देखिए, सोशल साइंस टेक्स्ट बुक्स नीड टू इंक्लूड एपिसोड फ्रॉम हिस्ट्री, जैसे हमने पढ़ा था हिस्ट्री में, विज्ञान की पाठ्यचर्या में ऐतिहासिक घटनाओं को सम्मिलित होना ज़रूरी है। बिल्कुल, तभी तो बच्चों को पता चलेगा कि इतिहास के साथ कैसे विज्ञान का विकास हुआ है, तो ये चीज़ होनी चाहिए। फिर दूसरा क्या है, रीजनिंग, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ आइडिया इन अ साइंस इज एन इम्पॉर्टेंट फॉर होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस। बिल्कुल, विज्ञान की पूर्ण समझ के विकास के लिए विज्ञान की अवधारणाओं में ऐतिहासिक विकास जो है उसका भी एक अपना जो है उस महत्वपूर्ण है। तो ये पॉइंट भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तो चलिए यहाँ पर साफ साफ आपको दिख गया कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर 1 नहीं, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ए और आर भी सही है और आर जो है वो उसकी सही व्याख्यान कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 106 क्वेश्चन। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए हैं और हमको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट जो हैं वो यहाँ पर सही होंगे रिगार्डिंग असेसमेंट इन साइंस। आकलन जो करते हैं, मूल्यांकन जो करते हैं विज्ञान में, हम बच्चे का मूल्यांकन करते हैं 2 तरीके से। एक होता है फॉर्मेटिव, जिसमें हम बीच बीच में बच्चों की क्वालिटी देखते हैं, क्वालिटेटिव असेसमेंट करते हैं, बच्चों के गुण देखते हैं। और एक होता है समेटिव असेसमेंट, जिसमें हम बच्चे का क्या करते हैं, लास्ट में जो टेस्ट वगैरह होते हैं वो सारे, उसमें हम क्वांटिटी को ध्यान में रखते हैं। तो बताइए असेसमेंट को लेकर यहाँ पर कौन कौन से पॉइंट सही हैं। चलिए पॉज करके आपने सोच लिया होगा कौन सा आंसर यहाँ पर सही है। देखिए, यहाँ पर जो आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा, केवल सी। देखिए, आप सेम टाइप ऑफ टास्क देंगे तो आप बच्चों का असेसमेंट कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि जो बच्चों का मूल्यांकन है, हर बच्चा अलग है, तो सेम टास्क नहीं देंगे। ठीक है, यूज़ ऑफ करेक्ट साइंटिफिक वोकैबुलरी का कोई मतलब नहीं होता, तो ये ऑप्शन भी इसलिए बाहर हो गया। तो यहाँ पर जो आंसर था वो ऑप्शन नंबर सी था। स्टूडेंट जस्टिफिकेशन ऑफ देयर रेस्पॉन्स शुड बी अ पार्ट ऑफ असेसमेंट। बिल्कुल, विद्यार्थियों को अपने उत्तर के लिए दिया गया तर्क, जो उन्होंने अपने उत्तर के लिए तर्क दिया है, रिस्पॉन्स दिया है, उसके आधार पर आप मूल्यांकन असेसमेंट जो है बच्चे का कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 107। यहाँ पर स्टेटमेंट दिए हैं जो नेचर ऑफ साइंस को बताते हैं, विज्ञान की प्रकृति को बताते हैं, तो उनको ध्यान में रखकर हमें बताना है कौन कौन से जो 4 स्टेटमेंट में से 3 स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर सही है। चलिए वीडियो को पॉज कर बताइए कौन कौन से 3 स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं। देखिए, यहाँ पर जो आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर 1 है, ए, बी और सी। साइंस नॉलेज इज टेंटेटिव। बिल्कुल, विज्ञान जो है वो अस्थायी है, बदलता रहता है, चीज़ें साइंस में बदलती रहती हैं। जैसे बचपन में हम पढ़ते थे साइंटिस्ट में हमको बताया था कि 9 प्लैनेट है और अब हम पढ़ते हैं 8 प्लैनेट है, तो साइंस जो है वो अस्थायी है। फिर क्या है, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन आर फॉल्सिएबल। देखिए, बिल्कुल वैज्ञानिक की जो व्याख्याएं हैं वो खंडन योग्य होती हैं, उन पर डिबेट करी जाती है, उन पर बहस होती है। जो लोग हैं, कुछ और साइंटिस्ट होते हैं, किसी दूसरे साइंटिस्ट की जो बात है वो एक्सेप्ट ना करें, तो ये चीज़ भी यहाँ पर सही है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिस्क्राइबिंग द वर्ल्ड अराउंड अस। यह अपने आसपास की दुनिया की व्याख्यान करने का एक प्रयास है। बिल्कुल, आसपास की दुनिया जो है वो हम साइंस के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। बाकी इट इज़ अ बॉडी ऑफ अल्टीमेट नॉलेज। देखिए, ये सब होते हैं, नेचर की बात हो रही है, विज्ञान की प्रकृति की बात हो रही है, तो उसको अगर हम देखेंगे तो ए, बी, सी जो है वो यहाँ पर मोस्ट सुटेबल होंगे। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 जो आपका एग्जाम में बना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ माइक्रो लेवल इन्वेंशन एम्ड एट इम्प्रूविंग द टीचिंग लर्निंग ऑफ साइंस इन मिडिल स्कूल इनिशिएटेड ड्यूरिंग लेट 1917। ये क्वेश्चन बहुत ही अलग सा क्वेश्चन था। यहाँ पर सीधा आंसर आप देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 1 ये पूछ रहा है माध्यमिक विद्यालयों में जो विज्ञान के शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को बेहतर बनाने के उद्देश्य से जो 1970 में जो स्थापना हुई थी उसके बारे में हमें बताना है। कौन सा प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था, तो वो हमारा था होशंगाबाद विज्ञान शिक्षण कार्यक्रम। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा 109 जो एग्जाम में बना, ये तो वही है। टीचिंग साइंस
थ्रू डिस्कवरी, खोज द्वारा विज्ञान शिक्षण। बताइए किस इस पर क्या फोकस होना चाहिए। ये जब हम बच्चों को खोज द्वारा डिस्कवरी द्वारा टीचिंग करा रहे हैं तो उसमें टीचर का क्या फोकस होना चाहिए। बताइए यहाँ पर क्या आंसर होगा। देखिए यहाँ पर आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड। यहाँ पर जब हम बच्चों को डिस्कवरी करने के लिए, खोज करने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए कुछ दे रहे हैं तो टीचर का फोकस होना चाहिए किस पर, कि बच्चा किस तरीके से चीज़ों को कर रहा है, ना कि उस पर कि बच्चे ने क्या रिजल्ट निकाला है। देखिए रिजल्ट गलत आए सही आए उससे मतलब नहीं है, लेकिन बच्चा किस तरह से चीज़ों को कर रहा है, क्योंकि अभी वो स्टार्टिंग फेज में है तो ज़रूरी थोड़ी कि उसका रिजल्ट हमेशा सही ही आएगा। तो हमें ये फोकस करना होगा कि बच्चे का प्रोसेस क्या चल रहा है, बच्चा प्रक्रिया पर ध्यान देता है या नहीं। तो अधिगम की प्रक्रिया पर ध्यान देता है, इस चीज़ पर हम जो है वो फोकस करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 110। अ साइंस टीचर ऑफ क्लास 7th आस्क्ड द स्टूडेंट टू मेजर बॉडी टेम्परेचर ऑफ 10 पीयर एंड रिकॉर्ड देयर ऑब्जर्वेशन। कक्षा 7 के जो शिक्षक है वो विद्यार्थियों को एक क्रियाकलाप देती है कि 10 साथियों के जो शरीर है उनके तापमान मापिए और उनके परीक्षणों को रिकॉर्ड करना है। तो हमको फिर से ये बताना कौन से प्रोसेस स्किल जो है वो डेवलप होंगे इस स्किल के माध्यम से, कौन से जो विधि में कौन सी प्रक्रिया में निपुणता नहीं पाई जा सकती। देखिए यहाँ पर इंग्लिश में जो क्वेश्चन है वो गलत दिया है या मुझसे लिखने में हो सकता है मिस्टेक हो गई होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस स्किल कैन नॉट, यहाँ पर कैन नॉट होगा, कैन नॉट बी एसेस यूजिंग दिस एक्टिविटी। देखिए ये जो सिंपल सी एक एक्टिविटी दी है इसमें बच्चे क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को बच्चों के देख रहे हैं या फिर उनको लिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए ऑब्जर्विंग तो वो कर रहे हैं, माप रहे हैं, मापना तो वो कर रहे हैं, एक इन्फेरिंग भी कर रहे हैं, निष्कर्ष भी वो निकाल रहे हैं कि किस बच्चे का टेम्परेचर नॉर्मल है, किसी का ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं वो निष्कर्ष पर भी ज़रूर आ रहे होंगे। और यहाँ पर कंट्रोलिंग वेरिएबल भी हो रहा है। जब भी मैंने बताया डिजिट की बात हो जाती है, जैसे चीज़ को दुगना कर दिया, इस तरह की कोई एक्टिविटी हो रही है जहाँ पर नंबर आ रही है, तो कहीं ना कहीं वो कंट्रोलिंग वेरिएबल सीख रहे हैं। क्योंकि कहाँ पर देखेंगे कुछ का टेम्परेचर पॉइंट्स में ज़्यादा है कम है, तो कंट्रोलिंग वेरिएबल करना भी वो सीख रहे हैं। यहाँ पर जो वो नहीं सीख पा रहे हैं, कौन सा प्रोसेस स्किल यहाँ पर एसेस नहीं हो सकता, वो है एक्सपेरिमेंटिंग। क्योंकि यहाँ पर कुछ वो एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे, सिंपल एक टास्क है, 10 बच्चों का टेम्परेचर है वो रिकॉर्ड कर रहे हैं। एक्सपेरिमेंटेशन में तो पूरा प्रोसेस होगा कि चीज़ों को पहले डेटा कलेक्ट करेंगे, है ना, समझ रहे हैं, डेटा कलेक्ट करेंगे, फिर हाइपोथेसिस करेंगे, फिर एनालिसिस करेंगे, पूरा एक स्टेप चलेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, सिंपल सा टास्क दिया है, तो उसमें जो बच्चे नहीं कर रहे हैं वो होगा एक्सपेरिमेंटिंग, प्रयोग करना। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पर प्रोसेस स्किल जो है उसको हम जो है एसेस नहीं कर पाएंगे। तो ऑप्शन 1 यहाँ पर हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 111। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ क्वेश्चन टू एसेस डाइवर्जेंट थिंकिंग इन लर्नर ऑन द टॉपिक ऑफ फॉसल फ्यूल। जीवाश्म ईंधन के विषय में विद्यार्थियों की अपसारी सोच का आकलन करने के लिए उदाहरण कौन सा। देखिए डाइवर्जेंट थिंकिंग, जब भी डाइवर्जेंट थिंकिंग की बात होती है मतलब ओपन एंडेड क्वेश्चन की बात हो रही है जहाँ पर बच्चे मल्टीपल आंसर देंगे, वो डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है। तो बताइए यहाँ पर क्या आंसर होगा आपका। देखिए यहाँ पर जो आपका आंसर होने वाला है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। व्हाट वुड हैपन, जब भी ऐसे क्वेश्चन जाते हैं अगर ऐसा हो जाए, अगर वैसा हो जाए, तो वहाँ पर बच्चों के मल्टीपल आंसर जो हैं वो देखने को मिलते हैं, इसलिए यही डाइवर्जेंट क्वेश्चन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बाकी एडवांटेज लिखवाना, लिस्ट देना, ड्रॉ कराना, ये सारी चीज़ें यहाँ पर सही नहीं होंगी, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 जो है वो डाइवर्जेंट थिंकिंग को जो है वो प्रमोट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 112। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग साइंटिफिक थ्योरी। जो विज्ञान के सिद्धांत हैं उनके विषय में कौन से कथन सही हैं वो हमको यहाँ पर बताने हैं। चलिए बताइए यहाँ पर क्या आंसर होगा। देखिए यहाँ पर जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 है, ए और बी। देखिए जो ए और बी पॉइंट है ना वो साइंटिफिक थ्योरी के हैं और जो सी और डी पॉइंट है ना वो साइंटिफिक लॉ के हैं। थ्योरीज जो होती हैं वो एक्सप्लेन करती हैं ऑब्जर्वेशन बेस्ड ऑन गिवन इन्फॉर्मेशन, दी गई सूचना के आधार पर अवलोकन की जो व्याख्यान है वो हम वहाँ पर करते हैं थ्योरीज में। दे मेक अ प्रिडिक्शन अबाउट द रिजल्ट ऑफ फ्यूचर ऑब्जर्वेशन, ये भविष्य के अवलोकनों के निष्कर्षों के संदर्भ में पूर्व अनुमान जो है थ्योरीज में हम लगा सकते हैं। जैसे थ्योरीज बोलते हैं ना कि तू अपनी थ्योरी मत सुना, इस तरह में थ्योरी में क्या होता है हम फ्यूचर का भी अनुमान लगा के बातों को बताते हैं। तो ये साइंटिफिक थ्योरी के बारे में सही है, ये आप याद भी कर लीजिएगा। बाकी दे आर जनरलाइजेशन ऑफ एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन, ये लॉ के बारे में होता है, ये प्रयोगात्मक अवलोकनों के व्यापीकरण है, वो हम लॉज में करते हैं। बहुत सारे प्रयासों के बाद जो है वो लॉज निकल के आते हैं, वो साइंटिफिक लॉ होते हैं। अब देखिए जो थ्योरीज होती हैं वो चेंज हो सकती हैं, जबकि जो लॉज होते हैं ना वो आसानी से चेंज नहीं होते, क्योंकि वो बहुत, ये मैंने पहले भी पेडागोजी में समझा दिया था अभी पीछे भी, कि जो लॉज होते हैं बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के बाद बनते हैं, इसलिए उनको आसानी से चेंज नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पर थ्योरीज जो होती हैं वो चेंज हो सकती हैं, क्योंकि वो तो हमारा जो ऑब्जर्वेशन है बस उसको बताने का तरीका है। वंस प्रूव अ थ्योरी कैन नॉट बी डिसप्रूव, ये बात यहाँ पर गलत है। तो इसलिए ए और बी जो है वो साइंटिफिक थ्योरी को यहाँ पर सही से एक्सप्लेन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 113।
एक टीचर ने टास्क दिया है अपनी कक्षा 6 के छात्रों को कि विजिट करें गार्डन में या लोकल नर्सरी में और प्लांटों को आइडेंटिफाई करें कि कौन से उनमें हेल्दी हैं, कौन से जो उनमें स्वस्थ पौधे हैं उनकी पहचान करें और गिव रीज़न देना है कि उन पौधे के स्वस्थ कहने के लिए कारण दीजिए। तो यहाँ पर बताइए कौन से प्रोसेस स्किल जो हैं प्रमोट हो रहे हैं इस एक्टिविटी में, कौन से इस क्रियाकलाप में कौन से प्रक्रिया कौशल जो हैं वो प्रोत्साहित किए जा सकते हैं। देखिए यहाँ पर बच्चे ऑब्जर्व तो डेफिनेटली कर रहे हैं, वो पेड़ों को टीचर ने बोला भी है आइडेंटिफाई द प्लांट, है ना, स्वस्थ पौधों को पहचानिए। तो पहचानने में वो अपने सेंस ऑर्गन का यूज़ करेंगे। तो ऑब्जर्विंग तो यहाँ पर हो रही है। बाकी देखिए रीज़न भी देना है, जब भी चीज़ों को एक्सप्लेन करना है उनका पूरा रीज़न बताना है तो वहाँ पर डिफाइनिंग ऑपरेशनली होगा, मतलब हम परिचालन को पूरी तरह से परिभाषित भी करेंगे कि वो ऐसा क्यों है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है ये वाले प्रोसेस स्किल जो है वो यहाँ पर डेवलप हो रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 114। चलिए यहाँ पर बताइए क्या आंसर होने वाला है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एक्सपोजिटरी एक्टिविटी ऑफ टीचिंग साइंस। विज्ञान के शिक्षण में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया एक व्याख्यात्मक प्रक्रिया नहीं है। देखिए व्याख्यात्मक में क्या होता है, चीज़ों को एक्सप्लेन करा जाता है, टीचर यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देता है, वो व्याख्यात्मक होता है। वो आपका एक्सपोजिटरी होता है जहाँ पर टीचर एक्टिव रोल प्ले करता है। तो हमको बताना है कौन सा यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा, क्योंकि ये तो आपका व्याख्यान वाला क्वेश्चन नहीं है। टीचर आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन एंड सीक एक्सप्लेनेशन। एक शिक्षिका विवर्तांत प्रश्न पूछती है और उनकी व्याख्यान ढूंढती है, ऐसा नहीं होगा। देखिए जो भी व्याख्यात्मक प्रक्रिया होती है उसमें टीचर मेन रोल प्ले करता है। टीचर जो है चीज़ों को एक्सप्लेन करता है, बच्चों को समझाता है, वो एक्टिव पार्टिसिपेट करता है। जबकि ये जो विधि होती है ना, ये अच्छी ज़्यादा विधि नहीं मानी जाती। हमेशा साइंस में बच्चा एक्टिव होना चाहिए, ना कि टीचर। टीचर ने वीडियो दिखाई, टीचर ने डेमो करा, टीचर ने कॉन्सेप्ट मैप दिखाया, तो ये सारे के सारे आपके व्याख्यात्मक प्रक्रिया को दर्शाते हैं। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो ओपन एंडेड क्वेश्चन है, जिसमें बच्चे मल्टीपल चीज़ें सोचेंगे तो कहीं ना कहीं बच्चे एक्टिव हो जाएंगे, तो वो आपका व्याख्यात्मक प्रक्रिया को नहीं दिखाता। इसलिए आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 115। कौन सा कथन यहाँ पर सही है, चलिए बताइए। जेंडर इक्वलिटी को लेकर क्वेश्चन बना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर आप सभी आंसर जो है बड़ी आसानी से कर देंगे। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा। जेंडर इक्वलिटी इन साइंस इम्प्लीकेट फॉर बोथ बॉयज एंड गर्ल्स। बिल्कुल, विज्ञान में जो लैंगिक समता है से उससे तात्पर्य है कि लड़कियों और लड़के दोनों के बीच में लैंगिक जो प्रतिबंध हैं वो हटा दिए जाने चाहिए, दोनों को बराबर दर्जा दिया गया है। बाकी सारे ऑप्शन में देखेंगे कहीं ना कहीं वो एक तरफ को इशारा करेंगे कि मोर सिंगल सेक्स स्कूल हो या फिर मोर अटेंशन जो है वो लड़कियों को दी जाए। यहाँ पर देखिए पहले स्टेटमेंट में भी ये बोल दिया कि लड़कियों को भी लड़कों जितना बनाया जाए, तो लड़के तो इसका मतलब ये दिखा दिया ना कि वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है, लड़कियाँ नहीं है, कि तभी तो कह रहा है लड़कियों को भी उतना बनाया जाए। जेंडर इक्वलिटी की बात होती है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 116। यहाँ पर बताना है, कुछ स्टेटमेंट दिए हैं उनको पढ़ना है और सही विकल्प का जो है वो हमको यहाँ पर चयन करना है। देखिए थोड़ा फास्ट हो रहा है क्योंकि टाइम बहुत कम है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जल्दी जल्दी करने हैं, तो इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी ही जो है चीज़ों को कराया जा रहा है। 116 में बताना है क्या आंसर होगा। आपने अब तक सोच भी लिया होगा क्या आंसर होगा यहाँ पर। देखिए यहाँ पर जो आंसर होने वाला है वो आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा। S1 और S2 दोनों के दोनों यहाँ पर सही हैं। जो बच्चों के आइडियाज़ होते हैं साइंस कंटेंट को लेकर आर ओपन डोमेन स्पेसिफिक एंड मे बी कॉम्प्लेक्टिव। मैंने पहले ही बताया था कि जो बच्चों के विचार हैं ज़रूरी नहीं है जो साइंस में लिखा है उनसे वो मैच करें, तो उनके विरोधाभासी जो विचार है वो बिल्कुल हो सकते हैं। ये बात यहाँ पर बिल्कुल सही है। चिल्ड्रन ऑल्टरनेट कॉन्सेप्शन, जो बच्चों का विभिन्न जो है वैकल्पिक संकल्पनाएं होती हैं साइंस में, डेमोन्स्ट्रेट देयर लीनियर रीजनिंग फ्रॉम कॉज टू इफेक्ट। बिल्कुल, विज्ञान में बच्चों की जो वैकल्पिक संकल्पनाएं हैं कार्य से कारण तक एक रेखीय विवेचित दर्शाती हैं, वो बिल्कुल उसको फिक्स मान लेते हैं, तो ये बात भी यहाँ पर सही है। तो S1 और S2 जो है वो यहाँ पर दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 117। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। ऑब्जर्विंग और इन्फ्रेंस वाले क्वेश्चन जो है ना ये बहुत ज़्यादा बने हैं, तो ये मुझे लगता है अब आपको अच्छे से क्लियर भी हो गए होंगे और ये बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन दे दिया है कि एक स्टूडेंट पुट अ पिंच ऑफ टर्मरिक सॉल्यूशन मार्क A एंड B, शी राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन हर कॉपी। मतलब उसको 2 परखने के लिए दी और उसने क्या करा है कि चुटकी हल्दी डाली है और उसने कुछ चीज़ें अपनी कॉपी में लिखी। उसने पहले क्या लिखा कि सॉल्यूशन ए जो है ना वो रेड हो गया, इसका मतलब वो सॉल्यूशन ए रेड है तो वो एसिड ही रहा होगा, क्योंकि आपको पता है टर्मरिक एसिड में कलर चेंज नहीं करती, सॉरी वो बेस रहा होगा, क्योंकि टर्मरिक आपको पता है बेस में जो है वो रेड कलर देता है, और नो चेंज इन सॉल्यूशन भी मतलब वो एसिड रहा होगा, है ना। तो यहाँ पर बच्चे ने अभी क्या करा, चीज़ों को देखा, यहाँ पर अपने सेंस ऑर्गन लगाए हैं, उसने सिर्फ चीज़ों को देखा है कि अच्छा ये सॉल्यूशन रेड हो गया, ये सॉल्यूशन में कोई चेंज नहीं आया है, तो S1 तो डेफिनेटली हमारी ऑब्जर्वेशन है।
बच्चा यहाँ पर ऑब्जर्वेशन कर रहा है, फिर उसके बेसिस पर एक निष्कर्ष निकल कर आया है S2 में कि सॉल्यूशन ए क्या है, वो तो मेरा बेस है, वो मेरा क्षार है, और जो सॉल्यूशन बी है, जो विलियन बी है, वो मेरा अम्ल है। तो ये तो एक निष्कर्ष निकल कर आ गया। तो S2 मेरा क्या होगा, यहाँ पर इन्फ्रेंस होगा। बाकी टर्मरिक कैन बी यूज टू डिफरेंशिएट बिटवीन एसिड बेस एंड सॉल्ट। देखिए यहाँ पर क्या है ना, अम्ल, क्षार और लवण का विभेदन करने के लिए हल्दी का उपयोग किया जा सकता है। तो ये ना यहाँ पर ऑब्जर्वेशन है, ना ही ये यहाँ पर इन्फ्रेंस है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड होगा। S1 जो है वो ऑब्जर्वेशन है और S2 जो है वो हमारी यहाँ पर इन्फ्रेंस है। S1 हमारा अवलोकन है और S2 हमारा निष्कर्ष है। S3 के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पर ये निष्कर्ष नहीं होगा। क्या क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा है किया जा सकता है। निष्कर्ष तो एग्जैक्ट होते हैं, उनमें ये नहीं आएगा वो हो सकता है। तो इसलिए S1 हमारी ऑब्जर्वेशन है और S2 क्या है, उससे एक निष्कर्ष निकला हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 118। बताना है क्या आंसर होगा। ओपन एंडेड क्वेश्चन की बात हो रही है। कौन सा विवर्तांत प्रश्न है। अब यहाँ पर कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है सभी लोग यहाँ पर आंसर कर देंगे। देखिए यहाँ पर आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। व्हाट वुड हैपन इफ पीरियड ऑफ रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन ऑफ द मून आर डिफरेंट। क्योंकि हमको पता है रोटेशन और रिवॉल्यूशन सेम होता है, तभी तो हमें एक फेस ही मून का दिखाई देता है। तो क्वेश्चन टीचर ने घुमा कर पूछ दिया, तो यहाँ पर मल्टीपल आंसर मिलेंगे। तो ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर हमारा ओपन एंडेड क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 119। विच ऑफ द फॉलोइंग इलस्ट्रेट असेसमेंट फॉर लर्निंग इन साइंस। निम्न में से क्या विज्ञान के संदर्भ में अधिगम के लिए आकलन। देखिए अधिगम के लिए आकलन में हमेशा हम बच्चों के गुणात्मक जो उसकी क्वालिटी है उसका आकलन करते हैं। असेसमेंट फॉर लर्निंग मतलब फॉर्मेटिव असेसमेंट यहाँ पर होता है, बच्चों के गुणों का आकलन हम करते हैं। तो इसमें हम ओलंपियाड, एनुअल एग्जाम, क्विज कॉम्पिटिशन नहीं कराएंगे। इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट के माध्यम से हम बच्चों के जो पूरी गुण हैं कि बच्चा कैसे चीज़ों को कर रहा है, क्या वो एनालाइज कर पा रहा है, क्या उसकी ऑब्जर्वेशन स्किल अच्छी है, वो सारे स्किल जो है वहाँ पर हम जो है वो जान पाएंगे। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग में यहाँ ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 120। कुछ यहाँ पे स्टेटमेंट दिए हैं, उनको पढ़ना है और यहाँ पर असर्शन और रीज़न जो है उनके बेसिस पर हमको आंसर यहाँ पर बताना है। साइंस टीचर शुड डिस्कस सोशो साइंटिफिक टॉपिक इन क्लास। मैंने बताया है समाज से रिलेटेड जो टॉपिक हैं क्लास में डिस्कस होने चाहिए, क्योंकि इससे बच्चे क्या होगा, तर्क वितर्क करेंगे, मल्टीपल आंसर देंगे, डाइवर्जेंट थिंकिंग वहाँ पर आएगी। तो कहीं ना कहीं वो साइंटिफिक नॉलेज को वहाँ पर प्रमोट ज़रूर करेंगे। तो ये असर्शन जो है, अभिकथन जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही है। विज्ञान में शिक्षकों को क्या करना चाहिए, कक्षा में जो सामाजिक वैज्ञानिक टॉपिक हैं उनको क्लास में डिस्कस करना चाहिए। इसके पीछे रीज़न दिया है क्यों करना चाहिए। यस, एज सोशो साइंटिफिक टॉपिक प्रमोट मल्टीपल पर्सपेक्टिव एंड आर्गुमेंटेशन स्किल इन लर्नर। बिल्कुल हाँ, क्योंकि सामाजिक वैज्ञानिक विषय सीखने वालों में बहुल परिप्रेक्ष्यों और तर्क वितर्क के कौशल को प्रोत्साहित करते हैं। वो वहाँ पर डिस्कशन करेंगे, कोई टॉपिक चल रहा है कि जैसे पॉल्यूशन को लेकर चल रहा है, एनवायरनमेंट को लेकर चल रहा है, कोई टॉपिक जो समाज में चीज़ें चल रही हैं उनको लेकर चल रहा है कि फ़ोन ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। तो इनसे कहीं ना कहीं तर्क वितर्क करने की जो स्किल है बच्चों की डेवलप होगी। तो बताइए यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा। यहाँ पर आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ए जो है वो करेक्ट है और R1 उसकी सही व्याख्यान कर रहा है, क्योंकि R2 में तो नो लिख दिया तो इसलिए ये बाहर हो जाएगा। तो ये हमारे क्वेश्चन हो गए 120। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 121। एक क्लास 7 की जो टीचर है वो बच्चों से क्वेश्चन पूछती है, व्हाट वुड हैपन इफ़ यू विल नॉट गेट वाटर फॉर अ वीक। अगर आपको एक सप्ताह के लिए जल ना मिले तो बताइए क्या होगा। तो इस प्रश्न के पूछने का टीचर का उद्देश्य क्या है वो हमको यहाँ पर बताना है। देखिए बेसिकली जब टीचर ऐसा क्वेश्चन पूछिए तो कहीं ना कहीं वो बच्चों को जो वाटर है उसका महत्व जो है वो बताना चाहती है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर 1 होगा। सेंसिटाइज द लर्नर ऑन जुडिशियल यूज ऑफ वाटर। अधिगमकर्ता को जल के विवेकपूर्ण प्रयोग पर संवेदनशील बनाने के लिए। बाकी सारे ऑप्शन यहाँ पर इतने सुटेबल नहीं होंगे, तो ऑप्शन 1 यहाँ पर आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 122। रीड द स्टेटमेंट अबाउट लॉ। देखिए यहाँ पर जो लॉ है, नियम है, उनके विषय में कुछ कथन दिए हैं, उनको पढ़ना है और जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, गलत विकल्प है, उसका हमें यहाँ पर बताना है। देखिए जो लॉ हैं क्या वो आसानी से बदले जा सकते हैं। मैंने आपको बताया था क्योंकि लॉ जो होते हैं बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद बनाए जाते हैं, तो उनको आसानी से नहीं बदला जा सकता। इसलिए यहाँ पर जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 ही यहाँ पर गलत हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी सारे ऑप्शन जो हैं वो लॉ के बारे में सही व्याख्यान करते हैं कि ये यूनिवर्सल फैक्ट होते हैं। ठीक है, पहली बात तो ये फैक्चुअल होते हैं, ये अनचेंजिंग होते हैं और ये प्रिडिक्टिव होते हैं। इनमें एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि पहले ही बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर ये बनाए गए होते हैं, तो इनमें फर्दर और एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं होती। तो पहला ऑप्शन ही यहाँ पर गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 123 जो आपके एग्जाम में बना है। कुछ एक्टिविटी बच्चों को करने के लिए दी है क्लास टीचर ने, जिसमें स्टूडेंट को बहुत सारे जो है
मटेरियल जो है, पदार्थ जो है वो दे दिए गए हैं, जैसे बल्ब, कनेक्टिंग वायर, ये सारे पदार्थ जो हैं बच्चों को दिए गए हैं और उनको बोला गया है आस्क्ड टू डिज़ाइन एन एक्सपेरिमेंट टू इन्वेस्टिगेट द रिलेशनशिप बिटवीन नेचर ऑफ मटेरियल एंड कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो बताइए कौन से जो स्किल हैं वो प्रमोट हो रहे हैं, इसमें कौन से प्रक्रिया कौशल जो हैं वो इस गतिविधि को बढ़ावा देंगे। आप हिंदी में भी इसको पॉज करके देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, मैं अभी फिलहाल इसको इंग्लिश में बता रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर आपको बताना है क्या आंसर होगा 123 में। देखिए जो 123 में आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा, ए, डी और बी। देखिए बेसिकली टीचर ने कुछ मटेरियल दे दिया और बच्चों से कहा बताइए कौन से यहाँ पर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं, कौन से नहीं है। तो बच्चे यहाँ पर क्लासिफिकेशन करेंगे, क्योंकि वो देखेंगे जो पेपर होगा वो बैड कंडक्टर होगा, है ना, जो वुड होगा वो बैड कंडक्टर होगा, जो नेल होगी वो वहाँ पर कंडक्टर होगी, क्योंकि वो मेटल है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं उन्होंने क्लासिफिकेशन तो करा है और ऑब्जर्वेशन तो वो कर रहे हैं जब वो चीज़ों को देख रहे हैं। तो ए और बी तो यहाँ पर बिल्कुल होगा। और वो जब देख रहे हैं, ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, अच्छा ये चीज़ ऐसे हुई तो ये गुड कंडक्टर है, अच्छा ये चीज़ ये नहीं हो रही तो अच्छा ये बैड कंडक्टर के अंदर आएगा। तो कहीं ना कहीं जो नेचर है मटेरियल का वो भी वहाँ पर वो जानेंगे और चीज़ों को सोचेंगे। तो फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस ये भी यहाँ पर हो जाएगा। तो बेसिकली अवलोकन, वर्गीकरण और परिकल्पना को सूत्रबद्ध कर रहे हैं। यहाँ पर जो वो सोच रहे हैं फिर उसको क्या कर रहे हैं, बांट रहे हैं कि अच्छा ये गुड कंडक्टर हो जाएगा, ये बैड कंडक्टर हो जाएगा, इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। तो ए, बी, डी ये वाले जो प्रक्रिया कौशल हैं वो यहाँ पर डेवलप हो रहे हैं, इसलिए आंसर हमारा वही हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 124। चलिए देखिए यहाँ पर बताइए क्या आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिस्क्रिप्टर ऑफ इंक्वायरी टीचिंग इन साइंस। देखिए विज्ञान में जांच शिक्षण का वार्तांत क्या नहीं है। देखिए टीचर जो है ना यहाँ पर बच्चों को एनकरेज कर सकता है, मोटिवेट कर सकता है, उनको क्या इंसिस्ट कर सकता है कि आप अपने रिजल्ट तक जाएं, ये सारे पॉजिटिव पॉइंट हैं। लेकिन टीचर यहाँ पर बच्चों को स्टेप नहीं बता सकता कि पूरा स्टेप बता दे कि ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट करना है। तो वहाँ पर फिर बच्चों ने जाँच क्या की, कुछ भी नहीं की। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो आपको ऑप्शन नंबर 4 होगा। शिक्षक प्रोवाइड द स्टेप, यहाँ पर टीचर ने ही स्टेप प्रोवाइड कर दिए तो कहीं से कहीं तक भी फिर वो इंक्वायरी टीचिंग नहीं रह जाती, जांच आधारित शिक्षण वो नहीं रह जाता, इसलिए आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 125। चलिए बताइए यहाँ पर क्या आंसर होगा। जेंडर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन अचीवमेंट इन साइंस। बिल्कुल नहीं, जेंडर को बराबर रखा गया है तो जेंडर इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता, इसलिए हमारा ए तो गलत होगा। और जब ए गलत होगा तो ये दोनों ऑप्शन हो गए बाहर। द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग स्ट्रेटेजीज आर डिफरेंट फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। देखिए यहाँ पर बोल दिया कि लड़के और लड़कियों के लिए जो रणनीतियाँ होती हैं वो भिन्न होती हैं, तो फिर डिफ्रेंशिएट कर दिया, जेंडर को इक्वल रखना है, तो इसलिए आर बी और ए बी दोनों गलत हैं। तो आंसर हो गया यहाँ पर क्या, ऑप्शन नंबर 4। सभी ने अपना आंसर यहाँ पर जो है मुझे लगता है सही दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 126, इसमें बताना है, बताइए क्या आंसर होगा। देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। रिसर्च हैज़, मतलब रिपीट मतलब पहले भी पेडागोजी में ये क्वेश्चन बन गया है। रिसर्च हैज़ इंडिकेट दैट चिल्ड्रन कम टू द क्लासरूम विद द आइडिया अबाउट साइंस कॉन्सेप्ट विच मे बी डिफरेंट फ्रॉम द साइंस आइडियाज। बिल्कुल, जब वो कक्षा में आते हैं तो उनके जो विचार हैं, क्योंकि वो समाज में जो चीज़ देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आ रहे हैं, और जो थ्योरी, जो साइंटिफिक चीज़ें लिखी हुई हैं, लॉज वगैरह लिखे हुए हैं साइंस की बुक में, वो अलग हो सकती हैं। तो कहीं ना कहीं उनका कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, वो कॉन्सेप्ट जो है उनके विचार से मैच नहीं कर रहे हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज अल्टरनेट कॉन्सेप्शन। ये जो बच्चे की वैकल्पिक अवधारणाएं हैं, संकल्पनाएं हैं, कौन सी उसकी विशेषता नहीं है, ये हमको बताना है। देखिए ऑप्शन नंबर 2 में लिखा है दे आर इजीली टू चेंज। मैंने बताया था पहले, जो बच्चे अलग चीज़ें सोच कर आ रहे हैं उनको बदलना आसान नहीं होता, और यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये सरलता से परिवर्तित हो सकती हैं। तो इसलिए यहाँ पर यही गलत है, यही हमारा आंसर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 2। हिंदी में भी आप पॉज कर आसानी से देख सकते हैं इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 127, जो आपका एग्जाम में बना। देखिए इस क्वेश्चन पर इन्होंने कॉमन नंबर दे दिया था, क्यों, क्योंकि हिंदी इंग्लिश ऑप्शन में इन्होंने गड़बड़ कर दी थी। अब क्वेश्चन क्या बनाता, फिर से वो ऑब्जर्वेशन और इन्फ्रेंस वाला क्वेश्चन है, ये बनेगा आगे भी, तो इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। जहाँ पर हम अपने सेंस ऑर्गन का प्रयोग कर रहे हैं तो वहाँ पर हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, और उस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर जब हम कुछ रिजल्ट पर आ रहे हैं तो वो हमारा इन्फ्रेंस है, वो हमारा निष्कर्ष है। अब देखिए स्टूडेंट ने क्या करा, रेड लिटमस पेपर इनटू अ स्लेक्ड लाइम सॉल्यूशन। आपको पता है स्लेक्ड लाइम जो सॉल्यूशन होता है, चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए। मैंने थ्योरी में अभी जब 10th इंपॉर्टेंट क्लास बता रही थी तो उसमें मैंने स्लेक्ड लाइम का डिस्कशन किया था। तो स्लेक्ड लाइम का फॉर्मूला क्या है, उसको हम क्या कहते हैं, कैल्शियम करके कुछ था ना, तो चलिए वो कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। तो
आपको पता है सीधा सा ये क्या है, ये हमारा बेस है ना, ये तो मुझे पता है एडवांस में, लेकिन अभी बच्चे को नहीं पता। तो रेड लिटमस पेपर पर उसने ये चीज़ डाली और कुछ स्टेटमेंट अपनी कॉपी में लिखी, कुछ जो अपनी अभ्यास पुस्तिका में कुछ कथन जो है वो लड़की लिखती है। उसने क्या लिखा, रेड लिटमस टर्न ब्लू। उसने देखा होगा, देख कर ही वो चीज़ लिखी, तो कहीं ना कहीं जो लाल लिटमस है वो नीला हो गया है, तो वो उसने देखा, तो वो क्या है, वो ऑब्जर्वेशन है। अब उसके बेसिस पर उसने ये बता दिया कि जो स्लेक्ड लाइम होता है वो बेसिक होता है नेचर में, क्योंकि उसको पता चल गया जो बेस होते हैं वो लाल को नीला कर देते हैं। तो जो बुझा जूना है उसकी प्रकृति जो है वो क्षारीय है। तो ए तो हमारा ऑब्जर्वेशन है, और जो बी है वो हमारा यहाँ पर क्या है, वो हमारा निष्कर्ष है। और सी को अगर मैं देखती हूँ तो रेड लिटमस टर्न ब्लू इन बेस, ये भी हमारा निष्कर्ष है कि लाल लिटमस क्या कर देता है, क्षार को नीला कर देता है। स्लेक्ड लाइम भी हमारा क्या है, वो बेस है। और साथ में इससे हमें ये भी पता चल गया जो रेड लिटमस पेपर है वो क्या कर देता है, ब्लू हो जाता है, किसमें, बेस में। तो ये दोनों तो हमारे क्या है, निष्कर्ष हैं, इन्फ्रेंस है। और ए हमारा क्या है, ऑब्जर्वेशन है। हिंदी में ऐसा ऑप्शन नंबर सेकंड में था, लेकिन यहाँ पर सेकंड ऑप्शन के में ए लिखना था, इसकी वजह से ये जो है इसमें कॉमन नंबर मिल गया। बाकी इसका आंसर अगर सही होता, सी की जगह यहाँ ए लिखा होता, तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो यहाँ पर सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 128 जो आपका एग्जाम में बना। कौन से क्वेश्चन कैन बी कंसिडर्ड एज ओपन एंडेड क्वेश्चन, बताइए यहाँ पर कौन से अंतमुख वाले प्रश्न है जिसमें मल्टीपल आंसर जो है बच्चे देंगे, वो यहाँ पर बताना है कौन सा होगा। वीडियो को पॉज करें, बताएं क्या आंसर होगा। देखिए यहाँ पर आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4 ओनली डी। देखिए वाई पोटैटो इज स्टैम्प, ये कॉपी में बुक में लिखा होगा, एक पर्टिकुलर आंसर है। व्हाट विल हैपन, अगर हम टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम इसकी लेंथ को हम डबल कर दें तो क्या होगा, है ना, वो सारी चीज़ें क्या उनमें फिक्स आंसर आएगा। लेकिन व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस भी जब हम किसी दो चीज़ों के बीच में कर रहे हैं तो वहाँ पर भी बच्चे जो है फिक्स आंसर जो है उसके बारे में बता देंगे। लेकिन जब भी इस तरह की चीज़ें आती हैं, व्हाट वुड हैपन, इस तरह की चीज़ अगर खत्म हो जाए, एग्जॉस्ट हो जाए, पेट्रोलियम खत्म हो जाए, तो वहाँ पर बच्चे अपने अलग अलग जो आंसर है वो यहाँ पर देंगे। तो इस वजह से यहाँ पर आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 129 क्रिएटिविटी इन साइंस कैन बी बेस्ट असेस्ड बाय, विज्ञान में रचनात्मकता को सर्वोत्तम किसके द्वारा मूल्यांकित किया जा सकता है। सीधी सी बात है, यहाँ पर सीधा सा ऑप्शन दिख रहा है, विज्ञान प्रदर्शनी, एग्जीबिशन में बच्चों के डिफरेंट प्रोसेस स्किल हमें देखने को मिलेंगे। तो क्रिएटिविटी वहाँ पर हम उसकी बच्चे की जो है उसका असेसमेंट कर पाएंगे, उसका मूल्यांकन कर पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 130, बहुत ईजी क्वेश्चन है। कुछ कथन दिए हैं उनको पढ़ना है और उन्हीं के आधार पर हमें जो है विकल्प का चयन करना है। असर्शन यहाँ पर दिया है कि एक जो साइंस टीचर है शुड यूज डिफरेंशिएटेड असेसमेंट स्ट्रैटेजीज इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम। बिल्कुल, अगर समावेशी कक्षा है तो वहाँ पर मल्टीपल तरह का बच्चा होगा, सबकी अपनी अपनी सोच होगी, सबकी अपनी अपनी थिंकिंग होगी, सबका अपना अपना माइंड होगा, सबका अपना अपना IQ लेवल होगा। तो जब समावेशी कक्षा है तो उसमें क्या होगा, विभेदित आकलन रणनीतियाँ जो हैं टीचर को उपयोग करनी चाहिए। सारे बच्चों को आप एक ही स्ट्रैटेजी से नहीं समझा सकते, हर बच्चे का समझने का तरीका अलग होता है। तो अभिकथन तो यहाँ पर हो गया सही। अब इसके पीछे कारण जो यस वाला होगा, सीधी सी बात है वही सही होगा। तो ए यहाँ पर, तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमारा आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर 1 होगा। ए हमारा करेक्ट है और R1 जो है उसकी सही व्याख्यान कर रहा है। और वो कैसे कर रहा है, यस इट गिव अपॉर्चुनिटीज टू ऑल द स्टूडेंट टू एक्सप्रेस देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट एज पर एज देयर एबिलिटी। बिल्कुल हाँ, इससे सभी छात्रों की उनकी क्षमताओं के अनुसार अपनी संकल्पनाओं की समझ को व्याख्यान करने के जो हैं वो अवसर मिलेंगे, क्योंकि टीचर मल्टीपल तरीके वहाँ पर यूज़ कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर हमारा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 131, विच ऑफ द फ्लोइंग अलाइन द मोस्ट विद द इंक्वायरी बेस्ड अप्रोच टू टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ साइंस। निम्न में से कौन सा विज्ञान शिक्षण अधिगम के प्रति जांच आधारित उपागम के साथ सबसे अधिक संरेखित होता है, ये हमको बताना है। देखिए जांच आधारित उपागम में बच्चे कुछ ना कुछ चीज़ें करते हैं, कुछ ना कुछ खोजने वाली बातें जो है वहाँ पर करते हैं। तो बताइए यहाँ पर क्या आंसर होगा। देखिए यहाँ पर जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा। स्टूडेंट सिटिंग इन ग्रुप एंड प्लानिंग एंड इन्वेस्टिगेशन टुगेदर, छात्र समूह में बैठे हैं और मिलकर एक अनुसंधान की योजना बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो कुछ चीज़ खोज करने वाले हैं, तो वो इंक्वायरी बेस्ड अप्रोच को यहाँ पर दिखा रहा है। बाकी जो बुक में लिखा है उसको ध्यान में रखकर एक्टिविटी कर रहे हैं, तो वो तो फिर रह ही नहीं गया। अगर बच्चे देखी हुई चीज़ करेंगे तो नई चीज़ खोजेंगे क्या, तो वो इंक्वायरी रह ही नहीं गई। टीचर कुछ करके दिखा रहा है तो बिल्कुल नहीं होगा। फिर से होमवर्क वाली चीज़ हो गई तो ये चीज़ भी सही नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 132, यहाँ पर देखिए कुछ एक्टिविटी जो है वो टीचर ने क्लास में कराई है और उसके बेसिस पर हमको बताना है कौन से स्किल जो है यहाँ पर बच्चों के डेवलप हो रहे हैं। तो यहाँ पर चलिए बताइए क्या आंसर होने वाला है। देखिए यहाँ पर एक टीचर ने टास्क दिया है जो
कक्षा 6 के बच्चों को है वो टीचर जो है नियर बाय गार्डन में लेकर गई है और उनको विभिन्न तरह के जो पौधे हैं उनको देखने को कहा गया है और उसके आधार पर उनको टेबल फिल करने के लिए कहा गया है। जैसे कुछ प्लांट्स के नेम है तो उनको बताया गया है कि हाइट के आधार पर देखेंगे बच्चे कि कौन से उनसे शॉर्ट हैं, कौन से बड़े हैं, कौन से वहाँ पर ग्रीन हैं, कौन से वहाँ पर टेंडन है, कोमल हैं, कौन से वहाँ पर थिक हैं, कौन से हार्ड हैं, इन सब पर उन्हें टिक करना है। तो बेसिकली जो ये एक्टिविटी टीचर करा रही है तो इस पर कौन से प्रोसेस स्किल जो हैं वो रिक्वायर होंगे, कौन से प्रोसेस स्किल बच्चे जो हैं अपने यूज़ करेंगे, यहाँ हमको बताना है। देखिए बच्चे ऑब्जर्व तो करेंगे, वो देख रहे हैं, उसी के आधार पर तो बताएंगे कौन सा उनसे पेड़ छोटा है, कौन सा ग्रीन है या कौन सा कोमल है, टेंडर है। तो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन तो पक्का हो रही है। देखिए यहाँ पर परिकल्पना नहीं कर रहे, बहुत से बच्चे ABC कर देंगे, ठीक है, बिना कुछ देखे। देखिए बी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर एक टास्क ऐसा दिया गया है, सिर्फ बच्चे को देखना है और टिक करना है। तो वहाँ पर बच्चा कुछ सोचेगा नहीं, पेड़ उसके सामने है, उसको देखकर वो सीधा टिक करेगा, अच्छा वो ग्रीन है, वहाँ पर क्या होगा, वो कोमल होगा, यहाँ पर वो हार्ड नहीं होगा, वो ठीक है मोटा नहीं होगा, यहाँ पर ना वो कठोर होगा, तो इन दोनों पर वो टिक नहीं करेगा। तो यहाँ पर उसने कुछ सोचा नहीं दिमाग में, सीधा चीज़ें देख रहा है और वो टिक कर रहा है। तो ऑब्जर्विंग कर रहा है और क्लासीफाइंग कर रहा है, बिल्कुल क्लासीफाई तो कर रहा है वो, जो ग्रीन होंगे तो उस पर ग्रीन पर टिक करेगा, जो ग्रीन नहीं होगा वो दूसरा। तो क्लासीफाई, वर्गीकरण करना और अवलोकन करना यहाँ पर सीख रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 133 जो आपका एग्जाम में बना है। तो यहाँ पर बताना है फ्लोइंग डज नॉट मैच विद द इक्विटेबल यूज़ ऑफ ICT इन साइंस पेडागोजी। देखिए ICT का प्रयोग हम तब यूज़ करते हैं जब हमें कोई एडवांसमेंट चीज़ें बच्चों को समझानी होती हैं या डेली लाइफ के एग्जाम्पल से अगर हम चीज़ों को नहीं समझा पा रहे हैं तो उस केस में हम ICT के जो टूल्स हैं वो साइंस पेडागोजी में साइंस में जो है हम यूज़ करते हैं। तो उसको ध्यान में रखकर बताइए क्या जो है वो मैच नहीं खाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल भी यहाँ मैच नहीं कर रहा है। एनकरेजिंग टीचर टू बी द यूज़र रादर देन द डेवलपर ऑफ द टेक्नोलॉजी, ये तो कुछ भी साइंस पेडागोजी से कनेक्शन जो है यहाँ पर नहीं ले रहा है। हिंदी में भी आप पॉज कर लेंगे और क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेंगे। टेक्नोलॉजी के निर्माणकर्ता बनने की अपेक्षा प्रयोगकर्ता बनने के लिए शिक्षकों को प्रोत्साहित करना, ऐसा कुछ नहीं करना है। ICT का प्रयोग क्यों करते हैं वो भी मैंने समझा दिया है, क्योंकि हमें जो चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं उनको सॉफ्टवेयर के माध्यम से है ना वो चीज़ें करा रहे हैं। जैसे मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर वगैरह यूज़ कर रहे हैं, है ना। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा है अंग्रेजी व अन्य भारतीय भाषाओं के यथोचित मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर की उपलब्धता सुनिश्चित कराना। उससे क्या होगा, बच्चे जो हैं अलग अलग भाषाओं को जान पाएंगे। तो उन सब में हम ICT का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं से कुछ भी मैच जो है वो नहीं खा रहा है और यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 134। यहाँ पर हमको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ प्रोसेस वैलिडिटी इन साइंस कैरिकुलम। देखिए जब भी प्रोसेस वैलिडिटी की बात होती है, आपकी प्रक्रिया वैधता की बात होती है, तो उसमें बेसिकली क्या होता है, कुछ चीज़ें करते हैं प्रोसेस में, क्या होता है एक्सपेरिमेंटेशन, चीज़ों को करना अलग अलग तरीके से, मल्टीपल तरीके से चीज़ों को करना, ये सारी चीज़ें बच्चों के अंदर डेवलप होनी चाहिए। तो इसमें देखिए जब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पहला ऑप्शन जो है वो यहाँ पर आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट शुड बी गिवन द अपॉर्चुनिटी टू एंगेज विद द वे इन विच साइंटिफिक नॉलेज गेट कंस्ट्रक्टेड, मतलब मल्टीपल वे, उन तरीकों में संलग्न होने के अवसर देने चाहिए जिनसे वैज्ञानिक विषय वस्तु जो है सर्जित हो। मतलब अलग अलग तरीके जो हैं बच्चों को करने के उनमें मौके देने चाहिए ताकि उनकी जो साइंटिफिक नॉलेज है वो बढ़े। और कहीं ना कहीं ये प्रोसेस स्कूल को दिखा रहा है। बाकी सारे ऑप्शन जो हैं वो साइंस कैरिकुलम मस्ट बी फैमिलियर विद द रोल ऑफ वेरियस बॉडी इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ साइंस कैरिकुलम, नहीं, ये बिल्कुल भी प्रोसेस वैलिडिटी को यहाँ पर नहीं दिखा रहा है। कैरिकुलम मस्ट बी कंटेंट एंड एरर फ्री, ये बिल्कुल भी प्रोसेस स्किल को नहीं दिखा रहा है। प्रोसेस वैलिडिटी का मतलब क्या है साइंस में, वो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 होगा। तो वही हमारा क्या हो गया, यहाँ पर आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 135 जो आपका एग्जाम में बना। यहाँ पर बताना है क्या आंसर होगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्रीमेंट विद कॉन्टेम्पररी अंडरस्टैंडिंग ऑफ असेसमेंट इन साइंस एट अपर प्राइमरी स्टेज, निम्न में से कौन सा विज्ञान में उच्च प्राथमिक स्तर पर आकलन संबंधित हमारी समकालीन समझ से मेल खाता है, ये हमको यहाँ पर बताना है। चलिए बताइए यहाँ पर क्या आंसर होगा। देखिए यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा। द पीरियोडिक टेस्ट शुड बी बोथ रिटन एंड एक्सपेरिमेंटल कंपोनेंट, जो आवृत परीक्षाएं होती हैं वो लिखित और प्रायोगिक दोनों संघटक होनी चाहिए। जैसे आपने देखा है परीक्षाएं ऐसी होती हैं उनमें आपका रिटर्न और एक्सपेरिमेंट दोनों होते हैं। बाकी
सारे ऑप्शन आप देखेंगे ना तो निगेटिव है। मेरिट ऑर्डरिंग ऑफ स्टूडेंट शुड बी इंट्रोड्यूस, बिल्कुल नहीं, इसको तो हटा दिया गया है। एनुअल एग्जामिनेशन को ज़्यादा वेटेज देनी चाहिए, नहीं। ओपन बुक जो होती है उनको बैन कर देना चाहिए क्योंकि बच्चे वहाँ से कॉपी कर सकते हैं, नहीं। ये कुछ भी ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं दिख रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 136। चलिए इसको पढ़िए और बताइए क्या सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अलाइन विद द रिकमेंडेशन ऑफ एनसीएफ 2005। तो 2005 ने क्या रिकमेंड नहीं किया है एनसीएफ ने, वो हमको यहाँ पर बताना है। गलत जो है वो चीज़ यहाँ पर हमको बतानी होगी 136 क्वेश्चन में। चलिए बताइए क्या यहाँ पर होगा। देखिए यहाँ पर जब मैं पहला ऑप्शन देखती हूँ ना तो यही यहाँ पर देखेंगे गलत हो जाएगा। एक्सपेरिमेंट शुड बी अवॉइडेड। साइंस में एक्सपेरिमेंट को बहुत, प्रयोगों को बहुत बड़ा जो है महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट माना गया है और यहाँ पर कह रहे हैं कि एक्सपेरिमेंट नहीं कराने चाहिए, तो साफ दिख रहा है पहला ऑप्शन ही जो है वो यहाँ पर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 137 जो आपका एग्जाम में बना, जिसमें हमें बताना है क्या आंसर होगा। विच ऑफ द, यहाँ पर फिर से ये बोल रहा है कि अब यहाँ पर एनसीएफ 2020 के अकॉर्डिंग साइंस पेडागोजी में क्या जो है यहाँ पर 4 पॉइंट में गलत दे रखा है वो हमको यहाँ पर बताना है। देखिए यहाँ पर जो गलत हो जाएगा, चलिए बताइए आप, सोचिए क्या होगा यहाँ पर आंसर। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर गलत दे रखा है। एक्सपीरियंस ऑफ वोकेशनल क्राफ्ट टू बी इंट्रोड्यूस्ड एट सीनियर सेकेंडरी लेवल। व्यावसायिक हस्तकौशलों के अनुभवों को उच्च माध्यमिक स्तर से आरंभ करना चाहिए, यही यहाँ पर गलत है। देखिए हस्तकौशल मतलब अपने हाथों से कुछ चीज़ें बनाना, वो बच्चों को हमें प्राइमरी लेवल और फिर जो जिसमें अपर में आते हैं 6 to 8 में, वहाँ पर तो बिल्कुल करा देनी चाहिए। और ये कह रहा है सीनियर सेकेंडरी लेवल पर, मतलब 9th 10th में कराना चाहिए, नहीं, यही पॉइंट यहाँ पर गलत है। हस्त क्रियाकलाप हैं वो हमें बच्चों को स्टार्टिंग से लेकर चलना चाहिए, तभी बच्चों को पता चलेगा कि आगे चीज़ें क्या करनी हो और वो साइंस को और भी बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 138। विच ऑफ द फॉलोइंग एपिसोड बेस्ट इलिस्ट्रेट द टेंटेटिव नेचर ऑफ साइंस। यहाँ पर हमें बताना है कौन सा प्रसंग जो है विज्ञान की अस्थायी प्रकृति का सही उजागर करेगा, कौन सा सर्वोत्तम यहाँ पर होगा जिससे हम ये कह पाएंगे कि साइंस जो होती है, विज्ञान जो होती है वो टेंटेटिव है, अस्थायी है, मतलब उसमें परिवर्तन होता रहता है। चारों ऑप्शन देख लीजिए, चलिए बताइए यहाँ पर क्या आंसर होगा। देखिए यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। देखिए एक टीचर होल्डिंग अ क्लासरूम डिस्कशन अबाउट द लिमिटेशन ऑफ वेरियस कॉन्सेप्चुअलाइजेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम लाइक थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल और रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। देखिए यहाँ पर टीचर ये एग्जाम्पल देगी तो इससे बच्चों को समझ में आ जाएगा साइंस का जो नेचर होता है वो टेंटेटिव होता है। क्यों? क्योंकि जो थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल था उसने बताया था कि एटम क्या होते हैं, जैसे तरबूज होता है ना उसमें बीज की तरह धसे होते हैं, लेकिन फिर रदरफोर्ड का जो मॉडल आया उसने इसको खारिज कर दिया। तो इससे हमें पता चला कि साइंस में जो चीज़ें बताई जाती हैं वो समय के साथ हो सकता है बदल जाएं। तो साइंस जो है, विज्ञान की प्रकृति कैसी है, वो अस्थायी है। तो उसमें जो टीचर ये ऑप्शन नंबर 2 वाला उदाहरण यूज़ करेगी उससे ये चीज़ जो है बच्चों को समझ में आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 2 वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 139, और ये क्वेश्चन देखने में जितना बड़ा लग रहा है ना उतना ही आसान क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया है, एक अनुच्छेद दिया है जिसको हमें पढ़ना है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो 1929 में वर्क कर रहे थे ऑन अ कल्चर ऑफ डिजीज कोजिंग बैक्टीरिया, जीवाणु रोगों से बचाव हेतु एक संवर्धन पर वो प्रयोग कर रहे थे। सडनली उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि हरे रंग की जो फफूंद है, उन फफूंद के छोटे बीजाणु उन्होंने अपनी एक प्लेट में देखे। ही फाउंड द स्पोर ऑफ लिटिल ग्रीन मोल्ड इन वन ऑफ हिज कल्चर plates. He noticed that the presence of this mold prevent the growth of bacteria. उन्होंने देखा ये जो हरे रंग की फफूंद के छोटे बीजाणु हैं वो क्या कर रहे हैं, जीवाणु की वृद्धि को रोक रहे हैं। और साथ में उन्होंने ये भी पाया कि जो बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, बहुत सारे जीवाणु हैं, वो इस फफूंद द्वारा मारे जा रहे हैं। इनफैक्ट इट ऑल्सो किल मैनी ऑफ द बैक्टीरिया फ्रॉम दिस मोल्ड पेनिसिलिन वॉज डिस्कवर्ड। इसी तरह उन्होंने पेनिसिलिन जो है उसकी खोज की थी। याद रखिए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, असल में वो तो बैक्टीरिया को मारने के लिए नॉर्मल सा कुछ एक्सपेरिमेंट जो है वो कर रहे थे, लेकिन उन्होंने देखा कि उनकी एक प्लेट में मोल्ड थी, है ना, फफूंद थी, और उस फफूंद ने क्या करा, जो बैक्टीरिया हैं उनको मारना शुरू कर दिया। तो उनको पता चल गया जो फफूंद होती है ना बैक्टीरिया को मारने में मदद करती है, और उसी से उन्होंने क्या करा, पेनिसिलिन की जो है वो खोज कर दी। तो इसको ध्यान में रखते हुए इस पैराग्राफ के आधार पर हमको बताना है साइंटिफिक नॉलेज इज कन्वेड इन दिस पैराग्राफ, वो हमको यहाँ पर बतानी है। विज्ञान के विषय में या उसके विकास के बारे में कौन सी समझ इस अनुच्छेद से संप्रेषित होती है, ये हमको यहाँ पर बताना है। साइंस प्रोसीड सिस्टमैटिक अकॉर्डिंग टू प्री डिफाइंड स्टेप। देखिए
ये तो सडनली उन्होंने कुछ प्राप्त कर लिया, तो कोई वो स्टेप बाय स्टेप थोड़ी चल रहे थे। साइंस में सिस्टमैटिक कुछ नहीं होता, ये मैंने पहले भी बता दिया है। तो प्री डिफाइंड स्टेप तो यहाँ पर नहीं थे, सडनली उनको वो कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और सडनली उनको कुछ और मिल गया, है ना। तो साइंस रिक्वायर केयरफुल ऑब्जर्वेशन, बिल्कुल विज्ञान में ध्यानपूर्वक अवलोकन की आवश्यकता है। तो केवल बी जो है वो यहाँ पर सही होगा, क्योंकि अगर वो ध्यान से अवलोकन नहीं करते तो उनको पता ही नहीं चलता। तो साइंस रिक्वायर केयरफुल ऑब्जर्वेशन, तो इसलिए बी जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही है इस अनुच्छेद के हिसाब से भी और वैसे भी साइंस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 140। अ टीचर गिव्स द एग्जांपल ऑफ ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट टू हर स्टूडेंट। बंद विद्युत परिपथ की संकल्पना समझाने के लिए एक शिक्षिका जो है मानव परिसंचरण तंत्र का जो है वो उदाहरण देती है। देखिए, जब भी कोई कॉन्सेप्ट समझाने के लिए हम किसी और चीज़ का उदाहरण देते हैं तो वो हमारा एनालॉजी में आता है, जैसे हम रीजनिंग में करते हैं, उसे हम तुल्य रूपता कहते हैं। तो यहाँ पर यही पूछा था किस अनुदेशात्मक युक्ति का प्रयोग हुआ है, विच पेडागोजिकल डिवाइस इज शी यूजिंग। जब किसी चीज़ को समझाने के लिए हम किसी दूसरी एग्जाम्पल के थ्रू उसको समझाते हैं, किसी और से तुलना कर कर हम उसको समझाने की कोशिश करते हैं, तो वो हमारा एनालॉजी होता है। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड यहाँ पर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 141। मिस उपासना वांट टू बिल्ड अ स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग दैट एयर इज ऑल अराउंड अस। तो कौन सी एक्टिविटी जो है मोस्ट अलाइन करेगी विद लेसन ऑब्जेक्टिव से। जो उपासना एक छात्र टीचर है वो अपने छात्रों को समझाना चाहती है कि हवा हमारे चारों ओर है, तो कौन सी गतिविधि इस पाठ के उद्देश्यों को समझाने के लिए सबसे उपयुक्त होगी, ये हमको बताना है। चलिए देखिए, चार ऑप्शन में बताइए क्या यहाँ पर आंसर होगा। देखिए आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1, डिफ्लेटिंग एन एयर फिल्ड बैलून यूजिंग अ पिन। एक सुई का उपयोग करते हुए हवा से भरे गुब्बारे की हवा निकालना। उससे क्या होगा, टीचर बताएगी देखिए हवा हमारे चारों ओर है, तभी जो हवा वहाँ से निकली वो गायब हो गई, क्योंकि वो उसी हवा में जो है वो मिल गई। तो इसी के माध्यम से बेस्ट जो है ये टीचर जो है इस टॉपिक को समझा पाएगी। बाकी देखिए मैच स्टिक ज़रूरी नहीं है उससे वो बुझ जाए, हो सकता है मैच स्टिक जली रह जाए, तो वो चीज़ वहाँ पर सुटेबल नहीं होगी। तो पहला ऑप्शन ही यहाँ पर आंसर होगा। बाकी दोनों ऑप्शन तो चार्ट बनवाना है ना, क्वालिटी की कोई बात ही नहीं हो रही है एयर की, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 142। योर स्टूडेंट, देखिए ये क्वेश्चंस बन सकते हैं, मैंने पहले भी कहा था कि जो 6, 7, 8 के चैप्टर हैं प्लीज़ उनको पढ़कर जाएं कि कौन कौन से चैप्टर क्लास 6 में है, 7th में है, कौन से 8th में है। यू हैव जस्ट एंटर ग्रेड ए, है ना, आप ग्रेड ए में आए हो, आपने 7th क्लास के सारे टॉपिक पर जो है वो मास्टर कर रखी है। तो कौन सा टॉपिक है यहाँ पर, कौन सी चीज़ है आप डिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे, आप वो चीज़ डिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे जो क्लास 8 में होगी, क्योंकि क्लास 7th में जो आपने निपुणता है वो तो क्लास 7th में आपने हासिल कर ली। यहाँ पर लिखा है क्लास 7th में आपने निपुणता हासिल कर ली है, तो क्लास 7th को छोड़कर क्लास 8th का टॉपिक जो है वो आप यहाँ पर नहीं बता पाएंगे। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि जो रासायनिक परिवर्तन होता है करंट का वो हम क्लास 8 में पढ़ते हैं। बाकी मैग्नेटिक और जो हीटिंग इफेक्ट होते हैं करंट के वो हम क्लास 7th में ही पढ़ लेते हैं। तो ये हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट हो जाएगा, है ना, ये सारे के मैग्नेटिक इफेक्ट हो जाएगा। तो ये मैग्नेटिक और हीटिंग इफेक्ट जो है ये हम बता पाएंगे, लेकिन जो रासायनिक परिवर्तन है वो क्लास 8th का टॉपिक है, इसलिए टीचर बच्चा जो है वो उसको नहीं बता पाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 143। मिस अंजलि वांटेड टू इंट्रोड्यूस अ टॉपिक वाटर साइकिल, है ना, एक टॉपिक है टीचर पढ़ाना चाहती है वाटर साइकिल, बाय आस्किंग स्टूडेंट टू फर्स्ट कंडक्ट एन एक्टिविटी एट होम एंड देन रिलेटिंग टू द कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर बताना है मोस्ट सुटेबल एक्टिविटी कौन सी होगी, मोस्ट सुटेबल क्रिया कौन सी होगी इस प्रयोजन के लिए, जब जल चक्र का जो टॉपिक है वो परिचित कराना चाहती है और पहले बच्चों से बोलते कि घर पर एक क्रिया करें और फिर अवधारणा और क्रिया के बीच का जो संबंध है वो समझने की कोशिश करें। तो बेस्ट यहाँ पर जो एग्जाम्पल होगा जो बच्चों को घर पर एक्टिविटी करनी चाहिए वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, कलेक्टिंग द स्ट्रीम ऑफ बॉइलिंग वाटर ऑन अ प्लेट विद एन आइस क्यूब ओवर इट। उसमें क्या होगा, वो इवेपोरेशन देखेंगे, कैसे पानी भाप भरेगा, और साथ में वो देखेंगे कि प्लेट के ऊपर जो पानी है वो, क्योंकि उसके ऊपर बर्फ रखी है तो वो ठंडा भी एकदम होता चला जाएगा, तो प्लेट के ऊपर जो है पानी वो चिपक जाएगा। तो कंडेंसेशन और इवेपोरेशन दोनों चीज़ें वो एक साथ जो है वो समझ जाएंगे इस एक्टिविटी से। और कहीं ना कहीं जो जल चक्र की प्रक्रिया है उसमें इवेपोरेशन और कंडेंसेशन ये होता है ना, वाष्पीकरण और संघनन जो है ये चीज़ें होती हैं, उबलते पानी से निकलती भाप को एक थाली से बर्फ पर रखकर इकट्ठा करना, ये सबसे बेस्ट एक्टिविटी होगी, क्योंकि यहाँ पे सबसे उपयुक्त पूछा था। बाकी तीनों ऑप्शन भी यहाँ पर
जो है वो हो सकते हैं। थर्ड ऑप्शन को छोड़ के देखिए, पानी भरे बर्तन को कुछ घंटों तक रखना, इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा इवेपोरेशन देखने में। सुबह नंगे पाँव बगीचे में टहलना, तो उसमें बच्चे कंडेंसेशन को समझ पाएंगे, है ना, क्योंकि वहाँ पर बूंदें आ जाएंगी, लेकिन ये भी इतना बेस्ट सुटेबल नहीं होगा। तो सबसे बेस्ट सुटेबल ऑप्शन नंबर सेकंड है। बाकी यहाँ पर फिल्टर पेपर में रखना पानी को, ये तो बिल्कुल भी बाहर हो गया। तो ऑप्शन नंबर जो आपका सेकंड है वो बेस्ट सुटेबल एक्टिविटी जो है यहाँ पर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 144। बहुत ईजी क्वेश्चन है, ओपन एंडेड क्वेश्चन यहाँ पर हमको बताना है। चलिए बताइए यहाँ पर क्या ओपन एंडेड क्वेश्चन होगा, ध्यान से देखिए और बताइए। देखिए यहाँ पर जो ओपन एंडेड क्वेश्चन होगा वो ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। स्प्राउटेड सीड की क्या क्या विशेषताएं होती है, तो बहुत से बच्चे अलग अलग बताएंगे कि ये हमें प्रोटीन प्रदान करते हैं, ये हमारी हाइट में मदद करते हैं। तो मल्टीपल आंसर वहाँ बच्चे जो हैं वो दे जाएंगे। बाकी डू यू थिंक, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपका आता है, आपको क्या लगता है, डू यू थिंक में हमेशा यस या नो का आंसर आता है, तो वो कभी भी ओपन एंडेड नहीं होगा। बाकी नेम द ऑर्गेनिज्म, राइट, ये सारे क्वेश्चन जो है वो ओपन एंडेड नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो हमारा ओपन एंडेड क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 145। जो मिस अश्विन है वांट हिज स्टूडेंट टू डेवलप डिडक्टिव रीजनिंग। देखिए डिडक्टिव रीजनिंग में क्या होता है, उसमें पहले टीचर क्या करेगा, चीज़ों को एक्सप्लेन करेगा और उसके बाद जो है वो एग्जाम्पल देगा, निगमनात्मक तर्क जिसको हम बोलते हैं। तो अब हमें ऐसा ही ऑप्शन ढूंढना होगा जिसमें टीचर ने पहले एक्सप्लेनेशन दिया होगा और बाद में एग्जाम्पल कराया होगा। देखिए यहाँ पर बच्चों से ही चीज़ें करने को बोल दी, तो ये तो नहीं होगा। आस्किंग स्टूडेंट, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा, चलिए बताइए क्या होगा, वो ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। टीचर ने पहले एक्सप्लेन करे फीचर को और उसके बाद बच्चों से कुछ करने को कहा। तो पहले क्या करते हैं, एक्सप्लेनेशन करते हैं और बाद में कोई क्रियाकलाप कराते हैं। छात्रों को पशुओं और पौधों की जो कोशिकाएं हैं उनकी विशेषता के बारे में समझाया और फिर उसके बाद उन्हें जो है पहचानने के लिए कहना। तो पहले हमने एक्सप्लेनेशन किया, पहले थ्योरी समझाई और फिर हम क्या कर रहे हैं, जो है एग्जाम्पल या कोई क्रिया जो है वहाँ पर करा रहे हैं। तो वो डिडक्टिव रीजनिंग होती है, निगमनात्मक तर्क होता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 146। तो यहाँ पर हमको बताना है कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शनल एड होगा, कौन सा निर्देशात्मक साधन होगा जब आप एक टॉपिक पढ़ा रहे हैं सर्कुलर मोशन, घूर्णन गति। तो आपको कौन से इक्विपमेंट का प्रयोग करना चाहिए जिससे बच्चे को ये टॉपिक समझ में आ जाए। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर होगा पंखे का ब्लेड, क्योंकि वो गोल गोल घूमेगा, पूरा सर्कुलर मोशन आप वहाँ पर समझा पाएंगे। बाकी जो डोर का नोब होता है वो तो थोड़ा सा खुलता है, जो गोल वाले दरवाजों के वो होते हैं ना, कुंदे होते हैं, जो थोड़ा सा घुमाते हैं तो दरवाज़ा खुल जाता है, तो वो तो आधा ही घूमेगा। बाकी इन सब में सर्कुलेशन मोशन हो ही नहीं रहा है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 के माध्यम से हम जो सर्कुलर मोशन है वो समझा पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 147। विच ऑफ द फ्लोइंग बेस्ट सूटेड टू टॉट यूजिंग अ सिमुलेशन सॉफ्टवेयर। देखिए निम्न में से कौन सा विषय सिमुलेशन सॉफ्टवेयर से सबसे अच्छी तरह सिखाया जाता है। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बच्चों को आप सीधा एग्जाम्पल, रियल लाइफ एग्जाम्पल दे देंगे, है ना, करके दिखा देंगे, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो कर नहीं दिखाई जाती, उनके लिए हमें सिमुलेशन सॉफ्टवेयर जो है, जैसे एनिमेटेड सॉफ्टवेयर बहुत डिटेल में दिखाने के लिए तो कुछ सिमुलेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे बहुत सी मशीन है वो हम बच्चों को डायरेक्ट नहीं दिखा सकते, तो हम सिमुलेशन एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से उनको दिखाते हैं और समझाते हैं। तो यहाँ पर हमको बताना है कि किसको हमें सिमुलेशन के थ्रू समझाने की ज़रूरत पड़ेगी, किस ऑप्शन में हमें ऐसे ज़रूरत पड़ेगी सिमुलेशन सॉफ्टवेयर की, वो हमको यहाँ पर बताना है। तो बताइए कौन सा आंसर होगा। देखिए यहाँ पर आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन कैरम स्ट्राइकर ऑन वेरियस कॉइन प्रेजेंट ऑन द बोर्ड। बोर्ड पर रखी विभिन्न गोटियों पर कैरम स्ट्राइकर के बल का प्रभाव, क्योंकि वो इतनी जल्दी होगा ना, बच्चे जो हैं इफेक्ट ऑफ फोर्स जो है वहाँ पर समझ ही नहीं पाएंगे। तो उसको समझाने के लिए कि कैसे धीरे धीरे देखिए कैरम पे जो है वो स्ट्राइकर जो है कैरम बोर्ड के गोटियों पर लगा, फिर कैसे वो गई, तो इफेक्ट ऑफ फोर्स वहाँ पर क्या रहा वो समझाने के लिए हम सिमुलेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग करेंगे। बाकी देखिए पुलिंगा नायलॉन रोप फ्रॉम अपोजिट साइड ऑफ अनइक्वल फोर्स, ये तो हम डायरेक्ट सीधा क्या है बच्चे को सीधा दिखा सकते हैं। इफेक्ट ऑफ रबिंग चार्ज बैलून एंड अनचार्ज रिफिल, उसमें भी क्या है हम सीधा वो एक्टिविटी करके दिखा देंगे बच्चों को, उसमें सिमुलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सिमुलेशन की ज़रूरत जो है वो ऑप्शन नंबर 1 में पड़ेगी, क्योंकि वो इतनी जल्दी होगा कि बच्चे समझ ही नहीं पाएंगे। तो उसमें हम धीरे धीरे समझाने के लिए सिमुलेशन का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 148 जो आपका एग्जाम में बना। देखिए हुक जो है एक ऐसी एक्टिविटी होती है विच मेक यूज़ ऑफ स्टूडेंट एग्जिस्टिंग नॉलेज एंड जनरेट इंसाइट। जो बच्चों का वर्तमान ज्ञान होता है, जो बच्चों की वर्तमान ज्ञान होता है उसका उपयोग करते हैं हम बच्चों के अंदर क्या करते हैं, रुचि पैदा करते हैं किसी भी टॉपिक को समझाने के लिए। और यही हमारी हुक एक्टिविटी होती है कि इसमें हम बच्चों की प्रेजेंट नॉलेज का जो है वो प्रयोग कर रहे हैं और फिर जब उसका जनरेट इंटरेस्ट हो पा रहा है उसके बाद हम टॉपिक जो है वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह से जो है
टीचर को एक लेसन इंट्रोड्यूस करना है हार्ट के ऊपर, तो इसमें अब हमको बताना है कौन सी जो हुक एक्टिविटी है, तो कौन सी गतिविधि जो है उसको सबसे अच्छी होगी, जो हुक एक्टिविटी की तरह काम करेगी। बताइए 4 ऑप्शन में से क्या आंसर होगा। देखिए यहाँ पर जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 होगा। अब देखिए टीचर को बच्चों को ये नहीं बताना अभी टॉपिक क्या पढ़ाना है, तो वो बच्चों की सिर्फ प्रेजेंट नॉलेज, जो वर्तमान ज्ञान है, उसके आधार पर बच्चों के अंदर जो इंटरेस्ट है, रुचि है, वो पैदा करना चाहती है। तो उसके लिए क्या करेगी टीचर, पहले बच्चों से ऐसा क्वेश्चन पूछ रही है, ऐसे वोट करवा रही है कि 4 ऑर्गन बताइए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के अंदर। तो हो सकता है बच्चे जो है उसमें हार्ट के बारे में बताएं, और फिर टीचर उनसे पूछे भी कि बताइए वो 4 ऑर्गन क्यों इंपॉर्टेंट है। तो उसमें क्या करा हमने, बच्चे की जो प्रेजेंट की नॉलेज है उसका उपयोग किया, और कहीं ना कहीं जो इंटरेस्ट है वो हमने बच्चे के अंदर जनरेट किया। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर हुक एक्टिविटी को जो है वो दर्शा रहा है। हिंदी में भी आप क्या करेंगे, वीडियो को जो पॉज है वो कर देख लेंगे। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 149 जो आपका एग्जाम में बना है। मिस Ranel asked his student to research and prepare a short note on the topic aerobic and anaerobic respiration. At some point of his lesson, he wanted to use this submitted assignment, जो assignment उसने submit कराया था aerobic और anaerobic टॉपिक पर, एज असेसमेंट एज लर्निंग। देखिए असेसमेंट एज लर्निंग में क्या करते हैं हम, बच्चों का गहन चिंतन, जो उसकी थिंकिंग है, उसका कॉग्निटिव प्रोसेस है, वो जो है वो चेक करने की कोशिश करते हैं कि वो कितना गहन क्रिटिकल थिंकिंग करता है, कितना गहन चिंतन है वो जो चीज़ों को लेकर कर सकता है। तो यहाँ पर हमको बताना है कौन सा मोस्ट रिलेवेंट क्वेश्चन है जो टीचर को वहाँ पर पूछना चाहिए। सबसे प्रासंगिक प्रश्न क्या होगा वो यहाँ पर हमको बताना है। सीखते हुए मूल्यांकन जो है वो टीचर को करना है। तो कौन सा प्रश्न यहाँ पर टीचर को पूछना चाहिए, चलिए बताइए क्या यहाँ पर आंसर होगा। देखिए यहाँ पर जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल यहाँ पर आंसर हो जाएगा। हाउ डिड यू डिसाइड, आपने कैसे डिसाइड किया, हाउ डिड यू डिसाइड विच आस्पेक्ट ऑफ एरोबिक एंड अनएरोबिक रेस्पिरेशन टू इंक्लूड इन योर नोट्स। आपने कैसे निर्णय लिया कि वायवीय और अवायवीय श्वसन के किन पहलुओं को आप अपने लेख में सम्मिलित करेंगे। तो कहीं ना कहीं वहाँ पर टीचर जो है बच्चे की जो गहन चिंतन है वो जांच पाएगा, उसको देख पाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पर हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 150, इसमें बताना है, चलिए क्या आंसर होगा। मिस महेश टॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टर अफेक्टिंग कंबस्टन। देखिए कंबस्टन कब होता है, जो ऑक्सीजन के मतलब दहन कब होता है, जब सब्सटेंस ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो वो आग पकड़ लेता है, ठीक है, वो चीज़ है वहाँ पर। तभी अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो आग जो है वो नहीं पकड़ पाएगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट एग्जांपल ऑफ एन ऑथेंटिक टास्क टू असेस स्टूडेंट ऑन देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फैक्टर अफेक्टिंग कंबस्टन। देखिए आप टीचर ने ये टॉपिक पढ़ा दिया है, तो कौन सा ऑथेंटिक टास्क उनको देना चाहिए, वास्तविक कार्य जो है वो कराना चाहिए ताकि वो उनकी समझ का आकलन यहाँ पर कर सके। तो कौन सी एक्टिविटी टीचर को यहाँ पर जो है जिसके आधार पर वो बच्चों का आकलन कर पाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्रिएट अ फायर एक्सटिंग्विशर यूजिंग कॉमनली अवेलेबल आइटम, आसानी से उपलब्ध चीज़ों का प्रयोग करके अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करें। क्योंकि अगर उनको ये पता चल गया कि कौन कौन से फैक्टर कंबशन को इफेक्ट कर रहे हैं तो उनको पता चल जाएगा ऑक्सीजन है। अगर हम ऑक्सीजन का संपर्क तोड़ दें तो कहीं ना कहीं जो कंबशन है वो होगा ही नहीं। तो अगर उनको ये कॉन्सेप्ट पता है तो कहीं ना कहीं वो फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो बना पाएंगे, और टीचर को वहाँ पर पता चल जाएगा कि बच्चे को टॉपिक के बारे में समझ है। इसी को ध्यान में रखकर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर सही आंसर हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 151 जो हमारे एग्जाम में बना। देखिए हम देखते हैं बहुत सी साइंस बुक में आपने देखा होगा एडिशनल इन्फॉर्मेशन लाइक एनेक्डोट, स्टोरीज, स्ट्रेंज फैक्ट जो है वो दिए हुए होते हैं बॉक्सेस में, चैप्टर से रिलेटेड जैसे बॉक्सेस में साइड में चीज़ें होती हैं एनसीईआरटी की बुक में। तो कौन सा करेक्ट नहीं है उसको ध्यान में रखते हुए कौन सा संदर्भ यहाँ पर सही नहीं है। जो एनसीईआरटी की बुक में अनुपूरक सूचनाएं, कहानियाँ, अनूठे तथ्य जो हैं वो दिए होते हैं, उसके पीछे क्या उद्देश्य नहीं होता। देखिए तो ये उद्देश्य नहीं होता। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आंसर होगा। ये विद्यार्थियों के मूल्यांकन में सहायक होते हैं, इवेल्युएटिंग द स्टूडेंट। इनके पीछे ये पर्पस नहीं होता कि हमें यहाँ पर विद्यार्थियों का मूल्यांकन करना है, बाकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना, बच्चों का इंटरेस्ट जनरेट करना, साइंस की जो प्रकृति है उसको समझने के लिए ये सारी चीज़ें जो हैं एडिशनल बॉक्स में दी
दी जाती हैं, इसके बेसिस पर बच्चे का मूल्यांकन नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो यहाँ पर आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया ऑफ वैलिडिटी ऑफ साइंस कैरिकुलम रिक्वायर इवॉल्विंग द लर्नर इन एक्वायरिंग द मेथड बाय विच साइंटिफिक नॉलेज इज जनरेटेड एंड वैलिडेटेड। तो यहाँ पर जो आंसर होगा, देखिए कॉग्निटिव हिस्ट्री और कंटेंट से यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, प्रोसेस से यहाँ पर मतलब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रक्रम देखिए क्या कह रहा है कि विज्ञान पाठ्यचर्या की कौन सी वैधता जो है शिक्षार्थियों के वे विधियां प्रक्रियाएं अर्जित करने में संलग्न करता है जिससे विज्ञान का ज्ञान उत्पन्न होता है और उसे मान्यता मिलती है। देखिए जो जो चीज़ें हम करते हैं उसके आधार पर हम चीज़ों को जानते हैं, जो साइंटिफिक नॉलेज है वो कहीं ना कहीं जनरेट होती है कि चीज़ें सही हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, उनके बेसिस पर ही जो रिजल्ट आता है उससे हमारी जो नॉलेज है वो जनरेट होती है। तो वहाँ पर प्रोसेस स्किल जो है, प्रोसेस जो वैलिडिटी है वो वहाँ पर होगी। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है प्रोसेस वैलिडिटी के माध्यम से ये सारी चीज़ें हम जान सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 153। अ टीचर इज प्लानिंग फॉर अ क्लास ऑन अ सिंपल पेंडुलम विद हर स्टूडेंट, शी वाज हैव अ फ्यू मटेरियल। उसके पास कुछ फ्यू जो पदार्थ हैं वो सामग्री जो है यहाँ पर उसके पास है। तो यहाँ पर बताइए कौन सी सामग्री सरल लोलक की डोरी बनाने के लिए चुनी जाएगी। विच मटीरियल फ्रॉम द अबव आर चूजन एज ए स्ट्रिंग ऑफ सिंपल पेंडुलम। बताइए क्या आंसर होगा यहाँ पर। देखिए आंसर होगा ओनली ऑप्शन नंबर 4 ओनली सी, सूती धागा। एनसीईआरटी में सिर्फ सूती धागा के माध्यम से ही सिंपल पेंडुलम बनाने की कोशिश की है, उसमें पत्थर को बांध दिया तो वो सिंपल पेंडुलम बन गया, उसको फिर घुमाया तो वो इधर उधर जो है वो हिल रहा है। तो सूती धागे के माध्यम से ही वो जो है डोरी हम जो है वो बना सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 154। अ क्लास 7 टीचर आस्क्ड द फॉलोइंग क्वेश्चन टू हर स्टूडेंट इन क्लास, व्हाट अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी वुड यू यूज टू कंडक्ट योर डेली लाइफ एक्टिविटीज इफ देयर वाज अ पावर आउटरेज इन योर एरिया। देखिए क्वेश्चन मैंने भी पहले ही बताया कि टीचर ऐसा क्वेश्चन बच्चे से पूछे कि अगर एक हफ्ता के लिए लाइट आपके जो है यहाँ से चली गई है तो इसमें लीस्ट सुटेबल उद्देश्य होगा ये क्वेश्चन पूछने के पीछे, वो हमको यहाँ पर लीस्ट सुटेबल बताना है। निम्न में से किसके लिए यह प्रश्न सर्वथा अनुपयुक्त है ये हमको बताना है। कि टीचर ने कहा है कि एक सप्ताह के लिए जो विद्युत है वो आपके यहाँ पर बंद हो गई है, तो कौन कौन से वैकल्पिक स्रोत जो है उनका उपयोग आप करेंगे। तो कौन सा यहाँ पर इन चारों ऑप्शन में से सबसे बेकार ऑप्शन है ये हमको बताना है। देखिए कहीं ना कहीं हम इस बच्चे को संवेदनशील जो है वो बनाना चाहते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ है वो हमें बहुत ध्यान में रखकर करना चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं होगी तो कितनी दिक्कत हमको वहाँ पर होगी। डाइवर्जेंट थिंकिंग जो है बिल्कुल प्रमोट हो रही है, क्योंकि टीचर यहाँ पर ये कह रही है कौन से अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी आप यूज़ करेंगे, अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी और क्या साधन आप यूज़ करेंगे। तो ये भी यहाँ पर हो जाएगा। तो जो आंसर यहाँ पर लीस्ट होगा वो ऑप्शन नंबर 4 होगा। जनरल अवेयरनेस जो है, शिक्षार्थियों का जो सामान्य ज्ञान है उसका आकलन करने के उद्देश्य से ये सारी चीज़ें टीचर ने नहीं पूछी हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर लीस्ट होगा। ओपन एंडेड क्वेश्चन की पहचान करनी है। विवर्तांत खुले सिरे वाले प्रश्न जो है वो हमको यहाँ पर बताना है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन में खुले सिरे वाला प्रश्न क्या होगा। देखिए यहाँ पर जो खुले सिरे वाला प्रश्न होगा वो ऑप्शन नंबर 4 होगा। अगर घर्षण खत्म हो जाए क्या होगा यदि घर्षण बल अस्तित्व में ना हो। जैसे मैंने बताया था अगर घर्षण बल नहीं होगा, जब मैंने फ्रिक्शन टॉपिक पढ़ाया था, कोई जो वस्तु है वो कभी रुकेगी ही नहीं, है ना। तो वहाँ पर बच्चे मल्टीपल आंसर देंगे। बच्चे बोलेंगे हम तो गिर जाएंगे, हम चल ही नहीं पाएंगे, हम लिख नहीं पाएंगे, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर। बाकी डिफरेंस करना, डू, मैंने क्या बताया जब भी डू आ जाता है तो उसमें यस या नो का आंसर होता है, तो वो तो ओपन एंडेड से हट जाता है। तो इसमें जो है वो ओपन एंडेड क्वेश्चन जो है वो आपका ऑप्शन नंबर 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन 156। अ क्लास 7 टीचर विशेज हर स्टूडेंट टू इन्फर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज। ये रिपीट कर दिया गया है, पीछे भी पैडागोजी में क्वेश्चन ये बन गया था, तो पीछे पहले पैडागोजी से ही क्वेश्चन द्वारा रिपीट हो गया है। एक टीचर जो है क्लास में कौन सा टॉपिक पढ़ाना चाहती है कि इमेज कैसे, जो प्रतिबिंब है वो कैसे बनते हैं समतल दर्पण में, प्लेन मिरर में। तो कौन सी एक्टिविटी यहाँ पर हेल्पफुल होगी जब टीचर को ये टॉपिक पढ़ाना है, तो कौन सी गतिविधि इस प्रकरण को आरंभ करने के लिए सबसे अधिक मददगार होगी। यहाँ पर तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, पहले भी मैंने ये आपको करा दिया है अभी पीछे। तो यहाँ पर जो आंसर होगा सबसे पहले जो है टीचर क्या करिए बच्चों से कोई एक्टिविटी कराएगी। स्टूडेंट्स को बोल रही है कि डिफरेंट लोकेशन पर क्या करें, आप ऑब्जेक्ट को रखें और उसमें देखें कि किस तरह का प्रतिबिंब जो है वो आपको देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर हमारा आंसर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 157 जो आपका एग्जाम में बना। गिवन बिलो आर द नेम ऑफ फ्यू प्रोसेस स्किल। देखिए ये प्रोसेस स्किल प्रक्रिया
कौशल जो हैं वो हमको दिए हैं और उनके बारे में जो है वो यहाँ पर बताया गया है कॉलम 2 में। तो इसके हिसाब से हमें जो है यहाँ पर मिलान करना है और सही ऑप्शन जो है उसका चयन करना है। ऑब्जर्विंग, देखिए ऑब्जर्विंग में क्या होता है, हम अपने सेंस ऑर्गन जो है उसका प्रयोग करते हैं, उनके बेसिस पर डेटा को गैदर करते हैं। निरीक्षण करना में क्या होता है, इंद्रियों का उपयोग कर आंकड़े एकत्रित करना। तो ए का हमारा फिफ्थ होगा जो हमको इन दो ऑप्शन में ही दिख रहा है। इट मीन्स अब इन दोनों ऑप्शन में से ही कोई हमारा आंसर है। परिकल्पना करना, देखिए परिकल्पना करने में हम क्या करते हैं, ऐसी व्याख्याएं सुझाना जिनकी जांच की जा रही है। हाइपोथाइजिंग में यही होता है, सजेस्टिंग एक्सप्लेनेशन विच आर टेस्टेबल, कुछ हम सजेशन दे रहे हैं, है ना, तो वो हाइपोथाइजिंग है। परिकल्पना हम कुछ कर रहे हैं, कुछ नए नए आइडियाज बता रहे हैं। तो बी का हमारा यहाँ पर जो हो जाएगा वो सेकंड होगा और जो हमको थर्ड ऑप्शन में दिख रहा है। तो ये ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर हमारा आंसर होगा। बाकी प्रिडिक्टिंग में क्या करते हैं, हम जिन चीज़ों को नहीं जानते उनके बारे में सोचते हैं। कम्युनिकेशन में हम डायरेक्ट क्या करते हैं, संप्रेषण करते हैं, देखिए जो रिजल्ट हमारा निकल कर आया उनके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। फंडिंग पैटर्न में क्या कर रहे हैं, डिफरेंट पीसीस को हम टुगेदर लगा रहे हैं एक सिचुएशन को कंप्लीट करने के लिए। सूचना के विभिन्न टुकड़े एकत्रित कर स्थिति को समझना, वो पैटर्न पहचानना हो गया। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 158। तो यहाँ पर हमको बताना है कौन सा डिवाइस सबसे सुटेबल होगा जब एक टॉपिक टीचर पढ़ा रहा है, रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ गिवन अमाउंट ऑफ एयर, वायु में दी गई मात्रा में दाब और आयतन के मध्य जो संबंध है उसको समझाने के लिए किस युक्ति का प्रयोग यहाँ पर टीचर को करना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो आंसर होगा। किसी सिरिंज का पिस्टल अंदर लेना, उसमें प्रेशर हवा का पूरा रोल जो है वो समझ में आता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो यहाँ पर इस उपकरण का जो है वो प्रयोग यहाँ पर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 159। डेवलपिंग साइंटिफिक एटीट्यूड इज एन इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग साइंस एट अपर प्राइमरी लेवल। तो कौन सा यहाँ पर इंडिकेटर नहीं होगा फॉर असेसिंग साइंटिफिक एटीट्यूड इन स्टूडेंट। उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान के शिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास है। तो निम्न में से वैज्ञानिक दृष्टिकोण का आकलन के लिए कौन सा सूचक नहीं होगा। देखिए आप यहाँ पर बच्चे से जो है एक फिल्म दिखा रहे हैं, उसे वॉचिंग साइंस फिक्शन फिल्म, विज्ञान की काल्पनिक फिल्म देखना, इसके आधार पर आप साइंटिफिक एटीट्यूड का मूल्यांकन जो है बच्चों के अंदर नहीं कर सकते, उसका असेसमेंट नहीं कर सकते। वैज्ञानिक जो दृष्टिकोण है उसका आकलन करने के लिए ये अच्छा सूचक नहीं होगा, क्योंकि इसमें तो सीधा एक पिक्चर देख रहे हैं, उसके आधार पर आप कैसे साइंटिफिक एटीट्यूड का आकलन करेंगे। बाकी कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, आइडेंटिफाइंग पैटर्न, है ना, जो रियल लाइफ फिनोमिना है उनकी सर्चिंग करना, वो सारी चीज़ें यहाँ पर कनेक्ट हो जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ से बाहर हो गया और यही हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 160। विच ऑफ द फॉलोइंग गोल इज नॉट एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक लिटरेसी। निम्न में से कौन सा लक्षण विज्ञान की साक्षरता के विकास से जुड़ा हुआ नहीं है, ये हमको यहाँ पर बताना है। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए क्या होगा। देखिए विज्ञान की साक्षरता, जो विज्ञान की साक्षरता है उसके विकास से जुड़ा हुआ नहीं है। देखिए डेवलपिंग द एबिलिटी टू फॉलो रिपोर्ट ऑन साइंटिफिक इशू, देखिए ये चीज़ तो कहीं ना कहीं आपकी साइंटिफिक लिटरेसी, विज्ञान की साक्षरता के विकास में मदद करेगी। जो साइंटिफिक इशू हैं मीडिया में, है ना, उनको क्या कर रहे हैं आप, एबिलिटी कर रहे हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं जो आपकी दृष्टिकोण है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, वो डेवलप होगा, क्योंकि तर्क वितर्क करने की चीज़ें जो हैं वो आपके माइंड में आएंगी, नए नए आइडियाज़ आपके माइंड में आएंगे। फॉर्मिंग इनफॉर्मल ओपिनियन, अपना राष्ट्रीय जो सरोकारों के संबंधित मुद्दे हैं उन पर अपना मत देना, ये भी बिल्कुल साइंटिफिक लिटरेसी को दिखा रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर जो है वो साइंटिफिक लिटरेसी को नहीं दिखा रहा। इम्पार्टिंग नेसेसरी नॉलेज एंड स्किल फॉर साइंटिफिक प्रोफेशन, वैज्ञानिक व्यवसाय के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल प्रदान करना, ये कभी भी साइंटिफिक लिटरेसी को नहीं दिखाता। देखिए साइंटिफिक लिटरेट के बारे में पहले भी एक पेडागोजी में क्वेश्चन था, जब आप अपनी इनफॉर्मल जिंदगी में कैसे पर्सनल और सोशल डिसीजन लेने हैं, वो इंसान साइंटिफिक लिटरेट होता है, ना कि सिर्फ वही कि जिसको बस ज्ञान है, डिग्री हासिल कर ली, वो वाली चीज़ यहाँ पर नहीं होती। तो उसी को आधार में रखते हुए ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 161। मिस वैष्णवी वांट टू बिल्ड स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग दैट मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो होती है वो मैक्सिमम होती है एट द पोल ऑफ द मैग्नेट। तो यहाँ पर हमें बताना है कौन सी एक्टिविटी मोस्ट अलाइन करेगी विद दिस लेसन ऑब्जेक्टिव, है ना। वैष्णवी एक छात्रों में एक टॉपिक को लेकर समझ जो है वो विकसित करना चाहती है कि चुंबक के ध्रुवों पर चुंबकीय शक्ति अधिकतम होती है। तो कौन सी क्रिया इस शिक्षण उद्देश्य के लिए सबसे उपयुक्त है, ये हमको बतानी है। और ये मैंने भी आपको मैग्नेट चैप्टर में समझाने के लिए करी थी। तो बताइए कौन सा यहाँ पर आंसर होगा।
होगा? देखिए यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, प्लेसिंग अ बार मैग्नेट इन अ बॉक्स फिल्ड विद आयरन फिलिंग। देखिए एक बार मैग्नेट है, आयरन फिलिंग के बॉक्स में डाल देंगे तो उसमें देखेंगे जो आयरन फिलिंग है वो ज़्यादा कोनों पर चिपकेगी एज़ कम्पेयर टू बीच में। तो वहाँ से बच्चों को पता चल जाएगा कि जो लोहे का बुरादा है वो कोनों पर ज़्यादा चिपका है, तो उनको पता चल जाएगा कि जो कोने होते हैं, जो पोल्स होते हैं, वहाँ पर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सबसे अच्छा क्रियाकलाप होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 162। देखिए यहाँ पर फिर से यही क्वेश्चन बन गया। अभी अभी बच्चा क्लास 8 में आया है और उसको क्लास 7 के जितने भी टॉपिक हैं उसमें उसकी निपुणता है वो पूरी तरह से जो है वो क्लास 7 के सारे टॉपिक जो हैं वो उसको अच्छे से पता है। तो बताइए इन 4 ऑप्शन में से क्या वो ऑप्शन है जिसका वो वर्णन जो है वो नहीं कर पाएगा, और वो उसी चीज़ का वर्णन नहीं कर पाएगा जो उसने नहीं पढ़ी होगी क्लास 7 में। और क्लास 7 में उसने क्या नहीं पढ़ा होगा? अडॉप्टिंग द प्रोडक्टिव नेचर ड्यूरिंग अर्थक्वेक, ये नहीं पढ़ा होगा कि भूकंप के दौरान किए जाने वाले सुरक्षा उपाय। क्योंकि ये क्लास 8 में पढ़ते हैं ना कि 7 में, जहाँ पर हम सब नेचुरल फिनोमिना पढ़ते हैं। तो यही यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी साइक्लोन, विंड, ये सारी चीज़ें जो हैं क्लास 7 में पढ़ी जाती है विंड स्टॉर्म वाले चैप्टर में। तो 1, 2, 3 के बारे में वो बता देगा, तो ऑप्शन नंबर 4 के बारे में वो यहाँ पर नहीं बता पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 163 जो मिस अंजलि हैं वो देखिए क्वेश्चन रिपीट हो गया। अब देखिए क्वेश्चन जो है वहाँ पर पूछा गया था मोस्ट सुटेबल क्या होगा, अब यहाँ पर पूछ लिया गया है लीस्ट सुटेबल क्या होगा। तो चलिए बताइए, इसमें तो सिंपल है, वाटर साइकिल का टॉपिक पढ़ाना चाहती हो, घर से एक्टिविटी करने को देती है, तो यहाँ पर हमको बताना है कि कौन सी गतिविधि उस उद्देश्य के लिए सबसे कम उपयुक्त होगी। देखिए पहली जो गतिविधि है यही सबसे कम उपयुक्त होगी। बॉइलिंग वाटर, उसको कूल करना फिल्टर में, ड्रिंक फ्रॉम द फिल्टर रेगुलरली। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये बता रहे हैं कि पानी हमको साफ सुथरा पीना चाहिए। इससे हम वाटर साइकिल वाला जो कॉन्सेप्ट है वो बच्चे को नहीं समझा पा रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो लीस्ट सुटेबल होगा इस पर्पस के लिए। बाकी कहीं ना कहीं बेस्ट सुटेबल तो मैंने आपको यही बताया था, उसमें ऑप्शन नंबर 2 आंसर था। बाकी इन सब में भी हो सकता है लेकिन इनमें बहुत टाइम लगेगा, इस वजह से ही बेस्ट सुटेबल में ये आंसर आ जाएगा और लिस्ट में आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। तो हिंदी में भी आपका आंसर हो गया यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 164। ओपन एंडेड क्वेश्चन की बात हुई है, खुले सिरे का प्रश्न जो है वो आपको यहाँ पर बताना है। चलिए यहाँ पर बताइए क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर खुले सिरे का प्रश्न होगा। हाउ कैन यू मेक अ बैलेंस डाइट चार्ट फॉर योर फैमिली, अपने परिवार के लिए किस प्रकार संतुलित आहार चार्ट बना सकते हैं। तो आपको सीधे से पता है बच्चे अपने अपने घर के बारे में बताएंगे तो मल्टीपल आंसर यहाँ देखने को मिलेंगे। तो ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 165, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज बेस्ट सूटेड टू डेवलप डिडक्टिव रीजनिंग। देखिए डिडक्टिव रीजनिंग की जब भी बात हो जाती है, निगमनात्मक तर्क, तो निगमनात्मक में क्या होता है, पहले थ्योरी बताई जाती है और फिर कोई जो उदाहरण है या जो कोई क्रिया जो है वो करने को दी जाती है, तो उसको ध्यान में रखते हुए ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। वेन कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ पर एक कथन जो है वो एक्सप्लेन कर दिया गया कि शिरा में जो होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। उसके बाद कोई चीज़ पूछी गई है, इज एरोटा एज ए वेन। उसके बाद पूछा गया है क्या महाधमनी जो है वो एक शिरा है। तो देखिए बाकी सारे क्वेश्चन जब ऑप्शंस में देखती हूँ तो उनमें कहीं भी पहले कुछ एक्सप्लेन नहीं किया गया है, तो उसी को ध्यान में रखकर जो है ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पर सही होगा कि पहले कोई एक्सप्लेनेशन दी और फिर बाद में कोई एग्जाम्पल या कोई क्वेरी की गई है। तो जब भी पहले एक्सप्लेनेशन आता है तो वो डिडक्टिव रीजनिंग होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर हमारा आंसर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 166। अब देखिए फिर से वही क्वेश्चन बन गया है कि आपको एक टॉपिक पढ़ाना है, शैडो कैसे बनती है, जो छाया होती है वो कैसे बनती है। तो उसके लिए बेस्ट इंस्ट्रक्शनल एड जो है वो आप क्या उपयुक्त करेंगे, जो यहाँ पर सबसे अच्छा संसाधन होगा वो हमको यहाँ पर बताना है। तो देखिए सनडाइल जो ऑप्शन नंबर 3 है, एक धूप घड़ी जो है वो यहाँ पर आंसर हो जाएगा। पहले ज़माने पर सनडाइल जो है वो यूज़ हुआ करती थी, उसमें एक रॉड होती थी, उसकी जो परछाई पड़ती थी, छाया पड़ती थी, उसके माध्यम से हम समय बताया करते थे। तो उससे हम छाया का कॉन्सेप्ट समझा पाएंगे और पूरा अच्छे से बता पाएंगे कि कैसे जो छाया है वो अपनी शेप चेंज करती रहती है, ऑब्जेक्ट की शेप के आधार पर वो डिपेंड नहीं करती, उसमें जो ऑब्जेक्ट की शेप है उससे अलग भी शेप जो है वो छाया की हो सकती है, छाया हमेशा काली बनती है। तो सन डायल के माध्यम से ये हम समझा पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही होगा। देखिए फिर से वही क्वेश्चन आ गया है कि किसको हम बेस्ट सिमुलेशन सॉफ्टवेयर के माध्यम से समझा पाएंगे। देखिए पुली कैसे यूज़ करते हैं वेट के लिए, तो उसमें हम डायरेक्ट पुली के माध्यम से उसको सिखा देंगे, तो उसमें सिमुलेशन की सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए बताइए यहाँ पर क्या आंसर होगा। देखिए यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, जो बिलियार्ड खेलते थे ना, जो वो गोल गोल वाली जो वो होती हैं, गोल गोल करके जो
बॉल्स होती हैं वो पड़ी रहती हैं टेबल्स पे और स्टिक से उसको मारते हैं, वो वाले गेम की बात हो रही है। इफेक्ट ऑफ स्ट्राइकिंग अ बिलियार्ड बॉल विद अ स्टिक ऑन अ बिलियार्ड टेबल, क्योंकि उसमें वो फोर्स का जो इफेक्ट है वो इतनी जल्दी होगा कि वो बच्चे को कुछ भी समझ में नहीं आएगा, तो उसको धीरे धीरे समझाने के लिए सिमुलेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर जो है उसके लिए सिमुलेशन सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी। बाकी जो है देखिए वेट कैसे चेंज होता है ऑफ अ बॉडी फ्लोटिंग इन वाटर, ये सारी चीज़ें जो है हम रियल लाइफ एग्जाम्पल के माध्यम से समझा देंगे, इनमें सिमुलेशन सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 168 क्वेश्चन फिर से ये हुक वाला क्वेश्चन बन गया है, और हुक एक्टिविटी क्या होती है ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, जिसमें हम बच्चे का वर्तमान ज्ञान के माध्यम से उसके सब्जेक्ट के प्रति जो है वो रुचि जो है वो उसके अंदर जो है हम उत्पन्न करते हैं। तो उसी के आधार पर बताइए यहाँ पर क्या आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर आंसर होगा, आस्किंग स्टूडेंट टू सेपरेट डिफरेंट लेयर ऑफ सॉइल आफ्टर डिगिंग इन द फार्मलैंड, क्योंकि जो टॉपिक यहाँ पर समझाना है टीचर को वो सॉइल प्रोफाइल है। तो सॉइल प्रोफाइल में अलग अलग जो लेयर होती हैं उसको समझाने के लिए टीचर जो है उनसे कहेगा बच्चों से आप क्या करें, फार्मलैंड में जाएँ, वहाँ से मिट्टी उखाड़ कर लाएँ और उसको क्या है पानी में डालकर देखें। खेत की मिट्टी खोदने के बाद उनकी परतों को अलग करने को कहना। तो कहीं ना कहीं जो है वहाँ पर हमने बच्चे का वर्तमान ज्ञान जो है उसका यूज़ करके और उसके अंदर सब्जेक्ट की रुचि जनरेट जो है वो की है, और उसके माध्यम से वो चीज़ जब भी एक्टिविटी आप करा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप इंटरेस्ट जो है वो जनरेट करेंगे। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर बेस्ट सुटेबल जो है आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 169, वन ऑफ द स्टूडेंट इन द क्लास सेड दैट बैक्टीरिया इज द ओनली काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अभी पीछे हमने टॉपिक पढ़ा था माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो उसमें बच्चा खाली क्लास में आके ये बोलता है कि जो जीवाणु होते हैं वही जो होते हैं सूक्ष्म जीवी के अंदर आते हैं। तो कहीं ना कहीं उसका जो कंसेप्शन है वो गलत है। तो अब इसको ठीक करने के लिए समस्या उसको पता चल गई, उसका रेमेडियल करने के लिए उसका निदान करने के लिए बेस्ट सूटेड क्या यहाँ पर जो होगा वो हमको बताना है, कौन सा उदाहरण यहाँ पर बेस्ट सूटेड होगा जिससे जो उसकी मिसकंसेप्शन है उसको सुधार करा जा सके। देखिए यहाँ पर जो बेस्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका, बताइए क्या होगा। यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो बेस्ट आंसर, टीचर ब्रिंग अ पॉन्ड वाटर सैंपल एंड मेक द स्टूडेंट ऑब्जर्व इट अंडर अ माइक्रोस्कोप। यहाँ पर टीचर ने क्या करा कि वो तालाब का पानी ही ले आई और उस तालाब के पानी का नमूना जो है वो वहाँ पर लेकर आई है और उसको सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देखने को कहती है, क्योंकि जो माइक्रोस्कोपिक जीव होते हैं उनको माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा जाता है। और तालाब के पानी में जो है फंगाई भी होगा, एल्गी भी होगा, तो वहाँ से बच्चे को समझ में आ जाएगा कि सूक्ष्म जीव के अंदर खाली जीवाणु ही नहीं आते, बैक्टीरिया ही नहीं आते, उसके अंदर एल्गी भी आती है, फंगाई भी आती है। तो ये ऑप्शन नंबर सेकंड से जो है हम उसका जो मिसकंसेप्शन है वो वहाँ पर दूर कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 170 क्वेश्चन। देखिए फिर से यहाँ पर ये वही ऑथेंटिक टास्क वाला क्वेश्चन रिपीट करा गया है। Which of the following best example of an authentic task to assess student understanding related to chemical change। मतलब एक टीचर ने टॉपिक पहले से ही पढ़ा दिया है, अब टीचर को ये जानना है कि बच्चे को उस टॉपिक की कितनी समझ है, तो उसके लिए उसे कौन सा प्रमाणिक या वास्तविक ऑथेंटिक टास्क जो है वो कराना चाहिए, ताकि टीचर को ये समझ में आ जाए कि बच्चों को वो जो टॉपिक उसने पहले कभी समझाया होगा वो उसको समझ में आ गया है या नहीं। और टॉपिक कौन सा है, केमिकल चेंज, रासायनिक परिवर्तन। देखिए रासायनिक परिवर्तन जब हम टॉपिक पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम पढ़ते हैं कि कैसे अगर हम आयरन को लंबे समय तक बाहर रखते हैं नमी और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो उस पर जंग लग जाती है, तो वो कहीं ना कहीं केमिकल चेंज वहाँ पर देखने को मिलता है, नया सब्सटेंस वहाँ पर देखने को मिलता है। अब बच्चे को जब टीचर ने जब चैप्टर पढ़ाया होगा तो ये चीज़ समझाई होगी। तो अगर बच्चे को एक ऐसा टास्क देना कि डिज़ाइन करें एक चैम्बर विच प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन नेल, एक ऐसा कक्षा बनाए जो लोहे की कील जंग लगने से सुरक्षित हो। अगर बच्चा ऐसा कक्ष बना पाता है तो कहीं ना कहीं इट मीन्स उसको टॉपिक समझ में आया था जब टीचर पढ़ा रहा था, क्योंकि उसने ये चीज़ समझाई होगी। तो बच्चा क्या होगा, उसको एक बंद कमरे में रखेगा, क्योंकि उसको पता है कि अगर ऑक्सीजन और ह्यूमिडिटी होगी तो उस पर जंग लग जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है यहाँ पर बेस्ट ऑथेंटिक टास्क होगा, जिसके आधार पर हम जान पाएंगे कि बच्चे को कितनी समझ है टॉपिक की जो उसने पढ़ाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 171, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अलाइन विद द सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म मॉडल ऑफ साइंस टीचिंग एंड लर्निंग। विज्ञान शिक्षण एवं अधिगम में सामाजिक रचनावाद प्रारूप के साथ निम्न में से कौन सा संरेखित नहीं है, ये हमको बताना है। देखिए जब भी सामाजिक रचनात्मक प्रारूप आ जाता है, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म आ जाता है, तो वहाँ पर हम समाज को लेकर चलते हैं, इंडिविजुअल चीज़ें नहीं होती हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर बताइए चलिए क्या आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पर जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा, साइंस इज इंटरप्रेटेड एज अ बॉडी ऑफ फैक्ट लॉ थ्योरी विच आर मेनली अंडरस्टूड थ्रू पर्सनल एक्सपीरियंस। नहीं, विज्ञान में ऐसे थोड़ी
थोड़ी होता है कि जो फैक्ट सिद्धांत हैं उनको हम पर्सनल बेसिस पर, जो पर्सनल अनुभव हैं उनके आधार पर समझा जा सकता है। नहीं, आसपास की जो चीज़ें घटित हो रही हैं, समाज में क्या चल रहा है, उसके आधार पर चीज़ों को समझा जाता है और वही सामाजिक रचनात्मक जो है कहीं ना कहीं दिखाएगा। पर्सनल बेसिस जो है वो सामाजिक रचनात्मकता व्यवहार जो है वो यहाँ पर नहीं दिखा रहा है। इसी के आधार पर हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर आंसर होगा। बाकी शेयर देयर एक्सपीरियंस, देखिए यहाँ पर शेयर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो समाज से इन्वॉल्व हो रहे हैं। फिर यहाँ पर कह रहे हैं आर्ग्यूमेंटेशन, जब आर्ग्यूमेंटेशन कर रहे हैं तब भी वो बहस कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं सोसाइटी से वो इन्वॉल्व हो रहे हैं। फिर स्टूडेंट कोलैब कर रहे हैं ऑथोरिटेटिव सोर्सेज से तो कहीं ना कहीं वो सोसाइटी से जो है वो जुड़ रहे हैं। तो सारे पॉइंट जो है सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म मॉडल को दिखा रहे हैं साइंस में। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो नहीं दिखा रहा, वही हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 170 क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा है लेकिन बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखिए मैं सिंपल बता देती हूँ। टीचर जो है कॉन्सेप्ट पढ़ाना चाहती है गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर क्लास 6 के स्टूडेंट को। सबसे पहले उसने क्या करा, डेफिनेशन जो है, परिभाषा जो है वो समझाई। उसके बाद जो है उसने डेमो कर दिखाया पूरा का पूरा, कैसे पूरा एक डेमो, और उसके बाद बच्चों को एक एक करके उसने बुलाया। तो हमको बताना है ये जो अप्रोच है इंक्वायरी ओरिएंटेड पर्सपेक्टिव से किस तरह की जो है वो अप्रोच ये होगी। एक जांच उन्मुख नज़रिए से आप इस उपागम को कैसे मूल्यांकित करेंगे। देखिए जांच उन्मुख में आपको पता है पहले बच्चे चीज़ें करते हैं, बच्चों के वर्तमान ज्ञान या बच्चों को एग्जाम्पल के माध्यम से चीज़ों को लेकर जाया जाता है ताकि उनके अंदर क्यूरियोसिटी जनरेट हो और वो चीज़ों की जांच करें। वही जांच उन्मुख आधारित जो है वो अधिगम होगा। देखिए अब यहाँ पर टीचर क्या कर रहा है, पहले एक्सप्लेनेशन दे रहा है, फिर उसके बाद डेमो खुद से करके दिखा रहा है, फिर एक एक करके बच्चे से करने के लिए बोल रहा है। तो ये बिल्कुल बेकार मेथड है, इसका कहीं से कहीं तक भी संबंध नहीं है इंक्वायरी ओरिएंटेड पर्सपेक्टिव से। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर आंसर होगा। इट इज़ नॉट एन इफेक्टिव अप्रोच फॉर एनकरेजिंग इंक्वायरी। जांच को बढ़ावा देने के लिए एक प्रभावशाली उपागम जो है ये यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 173। अ टीचर फाइंड दैट हर क्लास 8 स्टूडेंट हैव डिफिकल्टी इन कॉम्प्रिहेंडिंग दैट नॉन लिविंग थिंग जो होते हैं लाइक टेबल, वो भी फोर्स एग्जर्ट कर सकती हैं अदर ऑब्जेक्ट पर। जैसे मैं धक्का लगा सकती हूँ, है ना, तो मैं फोर्स एग्जर्ट कर रही हूँ, लेकिन बच्चों को वहाँ पर डाउट है कि जो नॉन लिविंग थिंग होती हैं क्या वो भी जो होती हैं क्या वो फोर्स लगाती हैं किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर। बच्चों को ये जो है समझने में मुश्किल हो रही है। तो इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए निम्न में से किस गतिविधियों को छात्रों को संलग्न करना चाहिए ताकि जो इस संकल्पना को समझने में उन्हें मदद मिले। engaging her student in which of the following activity would be helpful in making them understanding the concept, कि उनको समझ में आ जाए कि नॉन लिविंग जो है वो भी क्या होती हैं, वो भी फोर्स लगाती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल सही होगा। प्रेसिंग ऑन अ स्प्रिंग कैप्ट ऑन अ ग्राउंड, तो स्प्रिंग जो है वो नॉन लिविंग है, जैसे ही उस पर पैर रखेंगे उनको दिखेगा वो भी स्प्रिंग जो है नीचे से फोर्स लगाएगा और उनका जो मिसकंसेप्शन है वो दूर हो जाएगा जैसे ही टीचर उनसे ये एक्टिविटी कराएगी और इसके माध्यम से जो उनकी समझने में मुश्किल हो रही है वो वहाँ पर खत्म हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 174। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द स्टेटमेंट साइंसेस टेंटेटिव। विज्ञान जो है वो परखशील है, वो बदलता रहता है, तो उसके बारे में बेस्ट स्टेटमेंट यहाँ पर क्या होगा कि साइंस इज डेवलपमेंटल। विज्ञान जो है वो विकासशील है, विकास होता रहता है तभी उसमें परिवर्तन है। तो यहाँ पर इसके साथ जो मैच खा रहा है वो ऑप्शन नंबर 1 होगा, यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 175। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिफिकल्टी यू वुड स्पेशली एसोसिएट विद द इंटरप्रिटेशन ऑफ टेक्स्ट बुक डायग्राम ऑफ सोलर एक्लिप्स फॉर्मेशन। देखिए बुक में एक डायग्राम दिया होता है, तो कौन सी कठिनाई नहीं है जिसे आप विशेष रूप से पाठ्य पुस्तक में दिए गए सूर्य ग्रहण के बनने की प्रक्रिया के आरेख से व्याख्यान से संबंध करेंगे। मतलब किस चीज़ को समझाने में आपको दिक्कत नहीं आएगी, बाकी सबको समझाने में आपको दिक्कत आ जाएगी। जो डायग्राम आपका जो है बुक में दे रखा है, कौन सा डायग्राम, सोलर एक्लिप्स का डायग्राम दे रखा है। क्योंकि देखिए सोलर एक्लिप्स को पूरा समझाने में एक 3D कॉन्सेप्ट है, लेकिन उसको 2D, क्योंकि वो 2D की फॉर्म में दे रखा है तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को समझाने में टीचर को दिक्कत होगी क्योंकि वो 2D की फॉर्म है जबकि उसको 3D फिनोमिना है, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ में उसको डिफिकल्टी फेस होगी। डिस्टेंस जो है सन, मून और अर्थ के कहीं ना कहीं, क्योंकि डायग्राम में तो सब इक्वली से दे रखे होंगे, बहुत कम गैप दे रखा होगा, तो उस चीज़ को समझाने में भी जो है उनकी दूरियों की समझ में भी जो है उसमें उसको डिफिकल्टी फेस होगी। बाकी आइडेंटिफिकेशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द सन एंड अर्थ एंड मून, इसमें उसको कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स का उस डायग्राम से कोई मतलब नहीं है, वो बच्चों को पता होगा, वो तो सेंटर पर काम करती है, सेंटर से चीज़ें जो हैं अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है। तो ग्रेविटेशनल का जो कॉन्सेप्ट है वो समझाने में टीचर को इस डायग्राम से कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका
ये आपका 175 क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 176। इन द बिगिनिंग ऑफ चैप्टर मोशन एंड टाइम, ठीक है, टीचर विशेज हर स्टूडेंट टू अप्रिशिएट द नीड फॉर स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ डिस्टेंस। देखिए मोशन और टाइम वाला चैप्टर टीचर पढ़ाना चाहती है, तो वो बच्चों को दूरी की मानक इकाइयों के महत्व की जो आवश्यकता है वो समझाना चाहती है। तो कौन सा क्रियाकलाप यहाँ पर सर्वाधिक उपयुक्त होगा, कौन सी एक्टिविटी जो है यहाँ पर मोस्ट सुटेबल होगी इस पर्पस के लिए, वो हमको बतानी है और टीचर को समझाना है क्या कि जो स्टैंडर्ड यूनिट होते हैं उनका महत्व क्या है। तो देखिए ध्यान में रखकर बताइए यहाँ पर कौन सी एक्टिविटी के माध्यम से टीचर वो समझा पाएगी। देखिए अगर टीचर यहाँ पर इंचेज ये सारी चीज़ों का प्रयोग कर लेगी तो वो उनका महत्व नहीं समझा पाएगी। उसका महत्व समझाने के लिए यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, स्टूडेंट मेजर द लेंथ ऑफ देयर क्लासरूम इन फुट स्टेप एंड शेयर देयर रिजल्ट। अब देखिए जब बच्चे अपने कदमों को कक्षा की लंबाई, कदमों के आधार पर कक्षा की लंबाई नापेंगे और उसके बाद वो अपने निष्कर्ष जो है वो साझा करेंगे, तो उसमें देखेंगे कि उनमें उनको वेरिएशन मिलेगा। कुछ बच्चे के जो है फुट स्टेप ज़्यादा आएंगे, कम आएंगे, तो उससे उनको पता चल जाएगा कि हमें जो है वो स्टैंडर्ड यूनिट जो है उनका प्रयोग करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड यूनिट का महत्व जो है वो उनको समझ में आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 वाली एक्टिविटी जो है वो टीचर को करानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 177। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यहाँ पर हमको बताना है, ये क्वेश्चन पिछले सालों से रिपीट करा हुआ क्वेश्चन है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के मध्य संबंध में अच्छी व्याख्यान क्या होगी। देखिए जो विज्ञान होता है वो आपका ओपन एंडेड एक्सप्लोरेशन होता है जबकि जो टेक्नोलॉजी होती है वो गोल ओरिएंटेड होती है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ये जो विज्ञान है वो खुले सिरे का अनुसंधान है, उसमें अनलिमिटेड है, उसको तो कितना भी आप करिए, कैसे भी करिए। लेकिन जो प्रौद्योगिकी होती है, जो टेक्नोलॉजी होती है वो गोल ओरिएंटेड होती है। जैसे मोबाइल फ़ोन डेवलप करना है तो उसमें उनका कोई गोल होगा कि हमें ये अचीव करना है। तो ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 178। इस तरह का क्वेश्चन ये तीसरी बार रिपीट हो रहा है। एक टीचर जो है अलॉन्ग विद हर स्टूडेंट इज कैरिंग आउट अ स्टडी ऑन जर्मिनेशन ऑफ सीड, है ना, वो स्टडी कर रहे हैं बीजों के अंकुरण पर। दे टेक सम ड्राई सीड ऑफ डिफरेंट काइंड एंड प्लांट देम इन डिफरेंट फिजिकल कंडीशन। तो कुछ ड्राई सीड्स उन्होंने लिए और अलग अलग जो भौतिक कंडीशन है उनको उनमें क्या है बोने की कोशिश करी है। उन्होंने क्या करा, मेजर करा है और डिस्कस करा है जो ग्रोथ उनकी हुई है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एक्टिविटी टीचर ने उनसे कुछ क्वेश्चन यहाँ पर पूछे हैं। तो उनसे क्वेश्चन से रिलेटेड जो है वो कुछ प्रोसेस स्किल हैं, कुछ प्रक्रिया कौशल जो हैं वो उससे संबंधित हैं। द क्वेश्चन आस्क्ड बाय द टीचर आर गिवन इन कॉलम 1 और जो प्रोसेस स्किल उससे एसोसिएटेड है वो दे रखा है आपका कॉलम स्तंभ 2 में। तो इनके आधार पर जो है हमें इनका मिलान करना है। आप वीडियो को पॉज करके हिंदी में भी क्वेश्चन को जो है अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या आंसर होगा। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इतना लेंथी लिखा लेकिन सिंपल यहाँ पर बताना है कि किस क्वेश्चन का संबंध ऑब्जर्वेशन पे है। देखिए पहला क्वेश्चन जब मैं देखती हूँ, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन सीड ऑफ डिफरेंट टाइप। कहीं ना कहीं देखिए जब डिफरेंस पूछ रही है कि टीचर ने क्या पूछा, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन सीड ऑफ डिफरेंट टाइप। जब चीज बच्चों ने देखा होगा तभी तो वो चीज़ क्वेश्चन वो पूछ रही है कि टीचर देखना चाहती क्या बच्चों ने चीज़ें ऑब्जर्व करी या ना करी या नहीं की। तो पहले का संबंध ऑब्जर्विंग से है, तो ए का थर्ड होगा, क्योंकि डिफरेंस जो है वो तभी बता पाएंगे जब बच्चों ने क्या करा होगा, सीडो को जो है वो ऑब्जर्व करा होगा। तो कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन से वो ऑब्जर्विंग स्किल जो है वो देखना चाहती है। वाई डू यू थिंक सम सीड्स आर ग्रोइंग मोर क्विकली देन अदर। आपको क्यों लगता है कि जो कुछ सीड हैं वो जल्दी ग्रो कर रही हैं रादर देन अदर। देखिए कहीं ना कहीं प्रक्रिया के बीच में हो रहा है, तो ये हाइपोथाइजिंग है, परिकल्पना जो है वो यहाँ पर आपका आंसर जो है वो बिल्कुल हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर बच्चे क्या कर रहे हैं, वो बीच में मतलब जो टीचर है वो बीच में क्रियाकलाप के बीच में कह रही है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि वाई डू यू थिंक सम सीड्स आर ग्रोइंग मोर क्विकली, कुछ सीड जल्दी क्यों ग्रो कर रही हैं। तो वहाँ पर बच्चे परिकल्पना करेंगे, सोचेंगे, अपने आइडियाज़ जो हैं वो शेयर करेंगे। फिर ड्रॉ अ डायग्राम टू डिपिक्ट द चेंज इन द सीड। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कम्युनिकेशन है, टीचर ने सीधे बच्चों से वार्तालाप की है कि एक डायग्राम बनाएं, तो कहीं ना कहीं वो कम्युनिकेशन को दर्शाता है। उसके बाद देखिए बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन व्हाट डू यू थिंक वुड हैपन इफ़ यू डबल द अमाउंट ऑफ वाटर। अगर आप पानी के अमाउंट को डबल कर दें, देखिए जो चीज़ अभी की नहीं है लेकिन उसको करने के लिए सोच रहे हैं, तो मैंने क्या बताया, जो पहले हुआ नहीं है लेकिन उसको करने का सोचते हैं तो वो प्रिडिक्टिंग होता है। मतलब हम पहले से ही अनुमान लगा रहे हैं, पूर्व अनुमान लगा रहे हैं कि अगर हम पानी के अमाउंट को डबल कर देंगे तो बताइए क्या होगा। तो डी का यहाँ पर सेकंड हो जाएगा। तो इसके आधार पर हमारा जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा। सेम ऐसे ही यहाँ पर विभिन्न प्रकार के बीजों का अंतर या अवलोकन में आ जाएगा। तो ए का हमारा थर्ड हो जाएगा और जो बी का है वो हमारा परिकल्पना से संबंधित हो जाएगा। सी जो है वो हमारा संप्रेषण से हो जाएगा और ये हमारा पूर्वानुमान से हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर हमारा आंसर
आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 179 जो आपके एग्जाम में बना। चलिए थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, देखने में आपको दिक्कत हो रही होगी। इन एन इंक्वायरी ओरिएंटेड क्लास, इंक्वायरी ओरिएंटेड है, जांच उन्मुख जो है आपकी कक्षा है। इन क्लास 7 टीचर इज इंट्रोड्यूसिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल एंड केमिकल चेंज, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन वाला जो टॉपिक है टीचर जो है पढ़ाना चाहती है, तो कौन सा स्टेप उसे सबसे पहले करना चाहिए। पुराने क्वेश्चनों से ही रिपीटेड क्वेश्चन है, तो कौन सा चरण अन्य चरणों से सबसे पहले आएगा। सबसे पहले वही चरण आएगा जहाँ पर बच्चे कुछ एक्टिविटी कर रहे होंगे या टीचर जो है कुछ एग्जाम्पल जो है देने की कोशिश कर रही होगी पहले, क्योंकि टीचर क्या करेगी, अभी टॉपिक एकदम से उसका एक्सप्लेनेशन नहीं करेगी, बच्चों के अंदर जो इंटरेस्ट है वो जनरेट करेगी कहीं ना कहीं, तभी तो क्यूरियोसिटी जो है वो डेवलप होगी और जांच उन्मुख जो है उनको खोज करने की जो चीज़ें हैं वो जो है स्किल जो है वो कहीं ना कहीं वहाँ डेवलप होगा। डिफाइन करना, एक्सप्लेन करने के बाद एग्जाम्पल देना, ये सारे ऑप्शन बाहर हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। टीचर एक्सपोजेज द स्टूडेंट टू वेरियस फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस एंड आस्क देम टू रिफ्लेक्ट ऑन द सिमिलैरिटी एंड डिफरेंट, पहले उसने बहुत सारे एग्जाम्पल दिखाए और फिर उसके बाद उसने उनकी समताओं और विविधों पर विचार करने के लिए उनसे कहा, तो कहीं ना कहीं क्यूरियोसिटी इंटरेस्ट जो है वो बच्चों के अंदर जग जाएगा। तो यही जो है इंक्वायरी आधारित कक्षा में बेस्ट जो है पहला चरण हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 180, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिजायरेबल फीचर ऑफ द टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट प्रोसेस, पाठ्य पुस्तकों के विकास की प्रक्रिया का निम्नलिखित में से कौन सा एक वांछनीय लक्षण है, ये हमको बताना है। चलिए बताइए सारे ऑप्शन पढ़कर कि कौन सा वांछनीय लक्षण होगा। तो देखिए वो वांछनीय लक्षण होगा ऑप्शन नंबर 3, इंटेंसिव एंड वाइड स्प्रेड फील्ड ट्रायल ऑफ टेक्स्ट बुक मस्ट बी कैरिड आउट, पाठ्य पुस्तक को गहन तथा व्यापक रूप से पूर्व कार्यान्वित किया जाना चाहिए। देखिए अब यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि जो स्ट्रिक्टली हमें वन नेशन वन टेक्स्ट बुक फॉलो करनी चाहिए। देखिए बच्चे जो हैं अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये चीज़ होगी। यहाँ पर जो बुक होती हैं उसमें सिर्फ प्रैक्टिसिंग साइंटिस्ट के बारे में बताना चाहिए, तो ये भी पर्टिकुलर चीज़ पर इसके आधार पर हमारी टेक्स्ट बुक नहीं होनी चाहिए। टेक्स्ट बुक जो है राइटिंग बाय NGO और इंडिविजुअल जो है उनको डिस्करेज करना चाहिए, ये कुछ भी रिलेट नहीं कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर रिलेट कर रहा है कि टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट प्रोसेस में हमें जो है उसका गहन और व्यापक रूप से जो है वो उसको देखना चाहिए, उसका फील्ड ट्रायल करना चाहिए, उसी के आधार पर जो है टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट प्रोसेस जो है वो उसका एसेंशियल फीचर होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर हमारा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 181, मिस प्रिया वांट टू शो स्टूडेंट द रिलेशनशिप बिटवीन वाइब्रेशन एंड साउंड, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी इज मोस्ट अलाइन विद द लेसन ऑब्जेक्टिव। सुश्री जो प्रिया है वो छात्रों को स्पंदन और ध्वनि के बीच संबंध दिखाना चाहती है, तो कौन सी गतिविधि इस सेक्शन उद्देश्य के लिए सबसे उपयुक्त है। तो हमें एक ऐसा एग्जाम्पल देना होगा जिसे दोनों चीज़ें एक साथ दिख जाएं, क्योंकि वाइब्रेशन है तभी साउंड होगी। तो देखिए यहाँ पर जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा, फीलिंग द वाइब्रेशन इन योर थ्रोट वाइल स्पीकिंग, बोलते समय गले में होने वाले स्पंदन को महसूस करना। तो उसमें बच्चे खुद से चीज़ों को देखेंगे और वो चीज़ जो है वाइब्रेशन और साउंड का जो रिलेशनशिप है वो टीचर जो है वहाँ पर इस एग्जाम्पल के थ्रू बहुत अच्छे से बच्चों को समझा पाएगी। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर बेस्ट सूटेड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 182, फिर से ये वही क्वेश्चन है कि बच्चा जो है क्लास 8th में आया है और क्लास 7th में उसकी जो है मास्टरी उसने की है, निपुणता जो है हासिल की है, तो कौन से पॉइंट का जो है वो वर्णन नहीं कर पाएगा या कौन से पॉइंट को जो वो डिस्क्राइब यहाँ पर नहीं कर पाएगा। देखिए नेचुरल फाइबर ये सारा हम क्लास 7th में पढ़ लेते हैं, लेकिन जो सिंथेटिक फाइबर है वो हम क्लास 8th में पढ़ती हैं। तो कृत्रिम तंतुओं को अलग अलग वस्तुओं से प्रसंस्करण करना, प्रोसेसिंग ऑफ सिंथेटिक फाइबर इनटू डिफरेंट आर्टिकल, ये वहाँ पर ये चीज़ को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि ये क्लास 8th में है, बाकी सारी चीज़ें उसने क्लास 7th में पढ़ी होंगी। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फिर से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। मिस शिल्पा वांट टू इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ लेटरल इन्वर्जन थ्रू द एक्टिविटी, तो यहाँ पर बताना है मोस्ट सुटेबल एक्टिविटी क्या होगी। पार्श्व परावर्तन जो है वो समझाना चाहती है, तो इसके लिए बेस्ट गतिविधि यहाँ पर क्या होगी वो हमको बताना है। देखिए ऑप्शन नंबर 1 जो है वो ही बेस्ट गतिविधि होगी। एक कागज पर एक शब्द लिखना और फिर उस कागज को 180 डिग्री घुमा देना, क्योंकि लेटरल इन्वर्जन पार्श्व परावर्तन क्या होता है, बायां दायां दिखना, लेफ्ट और लेफ्ट राइट दिखना, जो हमारा प्लेन मिरर में होता है। तो 180 डिग्री पर घुमाने पर भी यही
होगा, जो दायां है वो बायां हो जाएगा और जो बायां है वो दायां हो जाएगा। तो जो लिटरल इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट है वो बच्चे को वहाँ पर समझ में आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वही हमारा यहाँ पर आंसर होगा। ओपन एंडेड क्वेश्चन की बात हो रही है, खुले सिरे वाला प्रश्न कौन सा है यहाँ पर बताइए। चलिए बताइए यहाँ पर कौन सा खुले सिरे वाला जो है वो हमारा प्रश्न हो जाएगा। यहाँ पर जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा। हाउ डू डिफरेंट एनिमल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, भिन्न प्रकार के पशु किस प्रकार एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण करते हैं। तो बच्चे मल्टीपल आंसर बोल देंगे, कुछ चल कर जाते हैं, कुछ तैर कर जाते हैं, कुछ उड़ कर जाते हैं। तो वहाँ पर कहीं ना कहीं वो ओपन एंडेड क्वेश्चन है। बाकी डू वाला उसमें तो हमेशा यस या नो का आंसर आता है, और जब भी ऐसे दो चीज़ों के बीच में डिफरेंस बोलते हैं तो वो भी क्लोज एंडेड ही होता है। तो ओपन एंडेड क्वेश्चन आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका फॉलोइंग क्वेश्चन इज बेस्ट सूटेड टू डेवलप डिडक्टिव रीजनिंग। देखिए फिर से डिडक्टिव रीजनिंग की बात हो रही है, निगमनात्मक तर्क की बात हो रही है। तो निगमनात्मक तर्क में आपको बताया कि पहले थ्योरी बताई जाती है, फिर कुछ चीज़ पूछी जाती है। तो वो ऑप्शन नंबर 3 में हमें दिख रही है कि पहले टीचर ने एक्सप्लेन कर दिया कि प्लांट इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, डू प्लांट रेस्पायर, है ना। तो पहले कॉन्सेप्ट बता दिया गया कि प्लांट जो है वो जीवित होते हैं। तो बच्चे वहाँ पर आंसर देंगे यस, डू प्लांट रेस्पायर, यस प्लांट रेस्पायर करते हैं क्योंकि लिविंग जो है वो रेस्पायर करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर डिडक्टिव रीजनिंग को दिखा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 186 फिर से पूछा गया है कि अगर आप एक टॉपिक पढ़ाना चाहते हैं सेडिमेंटेशन, यहाँ पर आपको अवसादन वाला टॉपिक जो है वो पढ़ाना है, तो कौन सा इंस्ट्रक्शनल एड जो है वो कौन सा उपयुक्त संसाधन जो है उसका आप प्रयोग करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ड्रॉपिंग अ ग्लास ऑफ मडी वाटर, ऑप्शन नंबर 4 जो है यहाँ पर सही होगा। मटमैले पानी का एक ग्लास, क्योंकि सेडिमेंटेशन में यही बताया जाता है कि कैसे ग्लास में पानी और उसके अंदर मिट्टी डालते हैं तो मिट्टी पानी में बैठ जाती है और पानी ऊपर रह जाता है। तो वही हमारा सेडिमेंटेशन होता है, अवसादन होता है। और जब उसको हम किसी दूसरे ग्लास में निकालते हैं पानी को, वो हमारा डिकेंटेशन हो जाता है। तो सेडिमेंटेशन समझाने के लिए ग्लास ऑफ मडी वाटर जो है वो बेस्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर फिर से 187 क्वेश्चन आ गया कि बेस्ट सूटेड टू टॉट यूजिंग अ सिमुलेशन सॉफ्टवेयर। जो सिमुलेशन सॉफ्टवेयर है उसके माध्यम से आप क्या एक्सप्लेन कर पाएंगे। अच्छा, पिछले क्वेश्चनों से आपको ये क्लियर हो गया कि सिमुलेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग हम तब करते हैं जब हमको दिख जाता है कि कोई चीज़ इतनी जल्दी हो रही है कि उसको हम अपनी आंखों से नहीं समझ पा रहे, तो उस केस में हमें सिमुलेशन सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। तो इन ऑप्शन में कौन सी चीज़ सबसे जल्दी होगी। अब देखिए ऑब्जर्विंग अ डिस्टेंस ट्रेवल वाया बॉल, तो इसमें तो हम बॉल का प्रयोग करके सीधा समझा देंगे। स्प्रिंग बैलेंस वाले कॉन्सेप्ट में हम स्प्रिंग बैलेंस ही ले लेंगे, ठीक है। चेयर को पुश करना है तो इसमें हम चेयर ही ले लेंगे। लेकिन ऑब्जर्विंग द ट्रेजेक्ट्री ऑफ अ बॉल प्रोजेक्टेड फ्रॉम अ हाइट, ऊंचाई से फेंकी गई गेंद के प्रेषण पथ का प्रेक्षण करना, वो बहुत जल्दी होगा। एकदम से बॉल फेंकेंगे नीचे जाएगी तो आप उसके प्रेषण पथ का प्रेषण जो है वो नहीं कर पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है उसको हम सिमुलेशन सॉफ्टवेयर के माध्यम से समझाएंगे। तो सिमुलेशन सॉफ्टवेयर का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। इसकी ज़रूरत जब पड़ेगी जिस चीज़ में बहुत जल्दी अगर वो क्रिया हो जाती है, वो आप अपनी आंखों से नहीं देख पाते, तो धीरे धीरे समझने के लिए वहाँ पर हम सिमुलेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं। अब देखिए हुक एक्टिविटी वाला क्वेश्चन फिर से बन गया। हुक एक ऐसी एक्टिविटी होती है जिसमें हम बच्चे का वर्तमान ज्ञान, एग्जिस्टिंग नॉलेज के प्रति उसको लेकर हम बच्चे के अंदर रुचि जो है वो पैदा करते हैं। तो यहाँ पर कौन सी बेस्ट हुक होगा मिस सलोनी के लिए वाइल इंट्रोड्यूसिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो कौन सी गतिविधि यहाँ पर हुक गतिविधि में सबसे अच्छी होगी जब उसे कौन सा टॉपिक पढ़ाना है, फोटोसिंथेसिस पढ़ाना है। तो बताइए यहाँ पर कौन सी हुक एक्टिविटी होगी। देखिए इसको क्वेश्चन के माध्यम से दिया गया है, तो हमें एक ऐसा क्वेश्चन ढूंढना होगा जो डाइवर्जेंट क्वेश्चन होगा, जहाँ पर मल्टीपल आंसर होंगे। क्यों? क्योंकि मल्टीपल आंसर में क्या होगा, बच्चे का जो वर्तमान ज्ञान है वो टीचर जान पाएगी और कहीं ना कहीं जो इंटरेस्ट है वो बच्चे के अंदर जो है वो जग जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वही यहाँ पर डाइवर्जेंट क्वेश्चन है या ओपन एंडेड क्वेश्चन है। व्हाट वुड हैपन इफ ऑल लीव्स आर रिमूव फ्रॉम द प्लांट। तो कहीं ना कहीं बच्चे बहुत सारी चीज़ें देंगे, क्योंकि बच्चों ने पढ़ा होगा कि किचन ऑफ द प्लांट वही होती है, वहीं से खाना बनता है। तो बच्चे अलग अलग आंसर देंगे कि खाना नहीं बनेगा, प्लांट जो है वो जीवित नहीं रहेगा। उसके बाद जो है वो टीचर जो है फोटोसिंथेसिस का टॉपिक जो है वो पढ़ाएगी। तो वहाँ पर पहले उसने वर्तमान ज्ञान जो है वो बच्चों का जाना, कैसा क्वेश्चन पूछकर, डाइवर्जेंट क्वेश्चन पूछकर। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
वन ऑफ द स्टूडेंट इन क्लास सेड दैट सॉइल डज नॉट कंटेन मॉइस्चर। एक बच्चा क्लास में बोलता है कि मिट्टी में जो नमी है वो बिल्कुल नहीं होती। तो यहाँ पर हमें बताना है उसकी जो उसने तो ये अपना समस्या डायग्नोस कर दी। अब इसके लिए जो रेमेडियल एक्शन होगा, सुधारात्मक क्रिया होगी कि जो उसकी जो मिसकंसेप्शन है वो क्लैरिफाई हो जाए, उसको बताना है। तो कौन सा यहाँ पर टीचर को क्या यूज़ करना चाहिए जिससे जो उसका मिसकंसेप्शन है वो दूर हो जाए। देखिए ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो बिल्कुल बेस्ट दिख रहा है। कंपेयरिंग द वेट ऑफ सॉइल सैंपल बिफोर एंड आफ्टर डाइंग अंडर सनलाइट। देखिए जब बच्चा ये चीज़ करेगा तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर सही होगा कि पहले उसने वेट कंपेयर करा ये सॉइल का बिफोर उसको सनलाइट में रखने से पहले और बाद में सनलाइट के बाद, तो उसको दिखेगा कि वेट में अंतर आ रहा है। और जब वेट में अंतर आ रहा है तो उसको पता चल गया कि कहीं ना कहीं सॉइल के अंदर पानी था, मॉइस्चर था। तो जो उसका मिसकंसेप्शन है वो वहाँ से दूर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो बेस्ट एग्जाम्पल यहाँ पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 190। मिस राकेश हैज़ टॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ केमिकल चेंज। अच्छा रिपीट हो गया ये केमिकल चेंज वाला क्वेश्चन फिर से। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट ऑफ एन ऑथेंटिक टास्क विच ही कैन यूज टू एसेस स्टूडेंट। रिपीटेड क्वेश्चन ही है, पहले भी बन चुका है ये क्वेश्चन कि रासायनिक परिवर्तन वाला टॉपिक है, वो टीचर ने समझा दिया है। तो उसका आकलन करने के लिए कि बच्चे को उस टॉपिक की कितनी समझ है, तो कौन से उदाहरण का वहाँ पर ऑथेंटिक टास्क वहाँ पर देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है पहले भी मैंने समझाया था। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। मेक अ प्रोटेक्टिव सॉल्यूशन दैट प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 191। यहाँ पर हमें देखकर बताना है क्या आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इंडिविजुअली ट्रू इन रेस्पेक्ट ऑफ बोथ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स एंड रे ऑफ लाइट। कौन सा कथन चुंबकीय बल रेखाएं और प्रकाश के प्रकरणों के संदर्भ में सही है वो हमको यहाँ पर बताना है। दे आर थियोरेटिकली कंस्ट्रक्ट, बिल्कुल वो हमें दिखाई थोड़ी देती है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन या रे ऑफ लाइट, उनको हम थियोरेटिकली क्या करते हैं, समझने के लिए कंस्ट्रक्ट करते हैं। ये बात यहाँ पर सही है, ये अमूर्त संरचनाएं होती हैं। दे आर विजुअल रिप्रेजेंटेशन, दे हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग फिजिकल फिनोमिना, बिल्कुल भौतिक परिघटनाओं को समझने में ये हमारी मदद करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए और बी मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 192। यहाँ पर हमको बताना है कॉग्निटिव वैलिडिटी को कौन सा यहाँ पर बेस्ट एक्सप्लेन करेगा इन साइंस कैरिकुलम। तो मैंने बहुत बार बता दिया है, संज्ञानात्मक वैधता की जब भी बात आ जाती है तो जो कैरिकुलम है वो कैसा होना चाहिए, वो एज एप्रोप्रिएट होना चाहिए, पाठ्य सामग्री आयु उपयुक्त होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 193। थोड़ा देखने में दिक्कत हो रही होगी, चलिए थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द होल मार्क ऑफ द साइंस कैरिकुलम एट अपर प्राइमरी स्टेज एट एनसीएफ 2005। हमें बताना है एनसीएफ 2005 के अनुसार कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान पाठ्यचर्या का विशिष्ट लक्षण जो है वो होना चाहिए। तो जब आप ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सबसे अच्छा ऑप्शन दिख रहा है कि जो साइंटिफिक कॉन्सेप्ट होने चाहिए शुड बी अराइव्ड एट मेनली फ्रॉम एक्टिविटीज एंड एक्सपीरियंस। वैज्ञानिक संकल्पनाएं जो होती हैं तक मुख्यतः गतिविधियों और प्रयोगों द्वारा पहुंचा जाना चाहिए। तो यही यहाँ पर बेस्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 194। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज विल नॉट बी हेल्पफुल इन ब्रिजिंग द रूरल अर्बन डिवाइड इन साइंस एजुकेशन। निम्न में से कौन सी रणनीति विज्ञान शिक्षा में शहर गांव के बीच की खाई को समाप्त करने में मददगार सिद्ध नहीं होगी। जब आप ध्यान से सारे ऑप्शन पढ़ेंगे तो ऑप्शन नंबर 4 आपको यहाँ पर दिखेगा, बेसिक रूरल स्कूल कैरिकुलम और रिलेटिवली सिंपल कॉन्सेप्ट। यहाँ पर हमने क्या कर दिया, डिफ्रेंशिएट कर दिया कि जो ग्रामीण स्कूली पाठ्यचर्या है ना वो अपेक्षाकृत क्या होनी चाहिए, सरल संकल्पनाओं पर आधारित होनी चाहिए। इससे हमने क्या दिखा दिया कि जो गाँव के बच्चे होते हैं या तो वो पढ़ने में अच्छे नहीं होते, उनकी बुद्धि लब्धि इतनी अच्छी नहीं होती, तभी हम ये चीज़ कह रहे हैं कि जो उनका पैटर्न होना चाहिए वो सरल होना चाहिए। तो इससे तो हमने क्या कर दिया, उनके बीच की जो खाई है और बढ़ा दी है। तो यही ऑप्शन यहाँ पर जो है वो गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 95। देखिए क्वेश्चन को शॉर्ट में मैं बता देती हूँ। एक टीचर जो है क्लास 7 के स्टूडेंट को समझाने की कोशिश कर रही है कि प्लांट जो होते हैं, पौधे जो होते हैं वो कैसे उगते हैं। दे प्लांटेड अ नंबर ऑफ टमाटो सीड एट वेरियस डेप्थ एट वेरियस प्लेसेस, है ना। अपने स्कूल के बगीचे में टमाटर के बहुत से बीज विभिन्न स्थानों पर और विभिन्न गहराइयों में बोए हैं और उनकी देखभाल की। कुछ समय बाद उन्होंने पाया कि कुछ बीज तो पौधे के रूप में वृद्धि करना आरंभ कर दिए, जबकि जो अन्य पौधे हैं वो वहाँ पर डाइड आउट हो गए, मर गए। शिक्षिका ने विद्यार्थियों से कहा कि अपने अवलोकनों का प्रयोग करके सोचें। देखिए सोचने के लिए बोला, जब भी चीज़ सोचने की जाती है तो नए नए आइडिया की
बात होती है तो सोचें कि वह कौन से कारक थे जिसके कारण जो कुछ बीज हैं वहाँ पर वो विकसित नहीं हो पाए। सम सीड्स कुड नॉट डेवलप, तो विच प्रोसेस स्किल इज लाइकली टू बी डेवलप थ्रू दिस एक्सरसाइज, इस गतिविधि द्वारा कौन सा प्रक्रिया कौशल विकसित होगा। तो देखिए यहाँ पर लिखा भी है थिंक करें, थिंक करें, जब सोचेंगे तो वहाँ पर हाइपोथाइजिंग होगा, परिकल्पना होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही होगा। देखिए पूर्व अनुमान नहीं होता, पूर्व अनुमान हमेशा क्रिया से पहले होता है, क्रिया के बीच में हमेशा हाइपोथाइजिंग होती है, परिकल्पना होती है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पर हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 196, ये वही क्वेश्चन है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाला, ये कैसे उन्होंने बैक्टीरिया के को लेकर पेनिसिलिन की खोज की। तो इस पूरे पैराग्राफ को देखकर हमको बताना है कि हमारे कौन सी स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही होगी। मैं डायरेक्ट आपको बता रही हूँ, क्वेश्चन पहले जैसा ही है, थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा इसको। साइंस प्रिसीड सिस्टमैटिकली, देखिए साइंस कभी भी सिस्टमैटिकली नहीं जाती, बिल्कुल वही वाला वो क्वेश्चन है। साइंस रिक्वायर केयरफुल ऑब्जर्वेशन, बिल्कुल साइंस में जो है केयरफुल ऑब्जर्वेशन की जरूरत होती है, विज्ञान में ध्यानपूर्वक अवलोकन की आवश्यकता होती है, तो ऑप्शन नंबर 2 केवल बी जो है वो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 197, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिजायरेबल प्रैक्टिस इन द कंटेस्ट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग साइंस। यहाँ पर हमको बताना है विज्ञान के शिक्षण और अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक वांछनीय प्रक्रिया नहीं है, वो हमको यहाँ पर बताना है। नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर हमको ढूंढना है, तो सीधा सीधा हमको यहाँ पर दिख रहा है ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट है। फोकस शुड ऑन गेटिंग द राइट आंसर फ्रॉम स्टूडेंट नॉट ऑन देयर इनकरेक्ट रेस्पॉन्स। देखिए इनकरेक्ट रेस्पॉन्स भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, गलत उत्तर जो है वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं साइंस में, क्योंकि कहीं ना कहीं जो डाउट्स हैं वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, क्योंकि वहीं से बच्चे जो हैं उनके नए नए आइडियाज़ आते हैं, नई नई थिंकिंग जो है वो करते हैं, और उसके आधार पर जो है कहीं ना कहीं उनकी जो क्यूरियोसिटी है वो बढ़ती है, कहीं ना कहीं जो उनका रिसर्च करने की सोच है वो कहीं ना कहीं डेवलप होती है। तो जो गलत क्वेश्चन होते हैं उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए, छात्रों को बस यही कहना है कि सही उत्तर ही आना चाहिए, गलत उत्तर नहीं होना चाहिए। तो यही यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट है, ये वांछनीय जो लक्षण है वो यहाँ पर हमें डिजायरेबल प्रैक्टिस जो है वो यहाँ पर नहीं दिख रही है, बाकी सारे पॉजिटिव पॉइंट जो हैं वो हैं। फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं 198, अ टीचर गिव द एग्जांपल ऑफ फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम हाई प्रेशर इन अ टैंक वाटर टैंक टू लो प्रेशर टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा देखिए फिर से वही चीज़ आ गई, किसी और चीज़ को समझाने के लिए जब हम किसी और चीज़ का एग्जाम्पल लेते हैं, किसी और चीज़ को बताने के लिए हम उसकी तुलना किसी और से करते हैं, तो वो हम रीजनिंग में भी देखते हैं, वो हमारी एनालॉजी होती है, तुल्य रूपता होती है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 199, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, पीछे भी मैंने समझाया था, वहाँ पर जो है किसका उदाहरण था, शायद किसी और चीज़ का उदाहरण था। यहाँ पर टीचर जो है सॉइल वाला टॉपिक समझाना चाहती है, उसने सबसे पहले 3 तरह की सॉइल जो है वो बताई, उनको पूरा प्रॉपर्टीज़ जो है उनकी एक्सप्लेन करी, उसके बाद डेमो कर दिखाया, ठीक है, तो ये और उनको फिर पर्कुलेशन रेट के जो है एग्जाम्पल बताए। तो हमको इसको इवेलुएट करना है कि ये इंक्वायरी ओरिएंटेड पर्सपेक्टिव से किस तरह की अप्रोच है, कैसा हमें इस जांच उन्मुखीकरण की दृष्टि में आप इस उपागम को कैसे मूल्यांकित करेंगे। तो सभी बच्चों ने आंसर दे दिया होगा। देखिए ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आंसर होगा, इट इज़ नॉट अ इफेक्टिव अप्रोच। मैंने समझाया था पीछे भी, क्वेश्चन रिपीटेड है उसी पैटर्न पर, कि कभी भी जब एक्सप्लेनेशन पहले होता है और टीचर डेमो खुद से करके दिखा रही है, बच्चा एक्टिव नहीं है, तो वो कभी भी इंक्वायरी बेस्ड अप्रोच नहीं होगी, क्योंकि इंक्वायरी बेस्ड अप्रोच में बच्चा एक्टिव होता है ना कि टीचर। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा कि ये एक इफेक्टिव अप्रोच नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 200, अ बर्निंग कैंडल गेट पुट आउट आफ्टर सम टाइम ऑफ बीइंग कवर्ड विद ग्लास जार, विच ऑफ द फ्लोइंग इन्फ्रेंस कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द अबव ऑब्जर्वेशन। एक जलती हुई मोमबत्ती एक कांच के जार से ढकने पर कुछ समय बाद बुझ जाती है, तो उपरोक्त अवलोकन से कौन सा निष्कर्ष जो है यहाँ पर निकाले जा सकते हैं। अब देखिए बच्चों ने क्या देखा है कि बच्चों ने देखा कि जैसे ही ग्लास रखा कैंडल बुझ गई, तो बच्चों को समझ में आ गया कहीं ना कहीं जो एयर है, जो हवा है, उसका बहुत बड़ा रोल जो है यहाँ पर है। एयर इज रिक्वायर्ड फॉर बर्निंग अ कैंडल। बिल्कुल यहाँ इस ऑब्जर्वेशन से उन्होंने ये निष्कर्ष तो निकाल लिया होगा कि मोमबत्ती को जलाने के लिए वायु की आवश्यकता होती है। देखिए इससे उन्होंने ये निष्कर्ष नहीं निकाला होगा कि ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर बर्निंग अ कैंडल, क्योंकि ऑक्सीजन उन्हें नहीं दिख रहा है, मतलब कहीं ना कहीं हवा को वो महसूस करते हैं, लेकिन ऑक्सीजन का टर्म उनको समझ में नहीं आएगा कि मोमबत्ती के जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो ये निष्कर्ष तो उन्होंने नहीं निकाला होगा, तो ओनली ए, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमने 200 क्वेश्चन अब देख लिए हैं। अभी हमारा 21 जनवरी का क्वेश्चन जो है और बच गए हैं, उनको और अभी देखना है। देखिए यहाँ तक पहुँच गए हैं,
बहुत मेहनत लगती है कंटिन्यूस बोलने में। प्लीज़ अगर आपको दिल से वीडियो अच्छा लगता है ना तो उसको लाइक करें। हर बच्चा जो है प्लीज़ इन वीडियोस को शेयर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट करें। बहुत ही क्लोज़ हैं हम 1 लाख सब्सक्राइबर के। आप चाहें तो एकदम करवा सकती हैं, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 201। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब नेचर ऑफ साइंस। कौन सा विज्ञान की प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन करता है, ये हमको बताना है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा मैं जल्दी जल्दी बता रही हूँ। साइंस इज अ सोशल एंडीवर, विज्ञान के सामाजिक प्रयास हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 102। व्हाट इज द नीड ऑफ हैविंग द हिस्टोरिकल वैलिडिटी साइंस कैरिकुलम। विज्ञान की पाठ्यचर्या में ऐतिहासिक रूप से वैध होने की क्या आवश्यकता होती है। इट हेल्प इन अंडरस्टैंड हाउ सोशल फैक्टर इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ साइंस। बिल्कुल, और यहाँ पर आंसर जो है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 ए और सी। देखिए, इट हेल्प लर्नर टू अप्रिशिएट हाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस इवॉल्व विद टाइम। बिल्कुल, कैसे समय के साथ जो है साइंस विकसित हुई है वो चीज़ें वहाँ पर हिस्टोरिकल वैलिडिटी में आती हैं साइंस कैरिकुलम में। इसलिए ही हिस्ट्री जो है वो ऐड करी जाती है ताकि पता चल सके कैसे साइंस समय के साथ विकसित हुई है, और ये बताने में मदद करता है कि कैसे सोशल फैक्टर जो होते हैं वो इफेक्ट करते हैं इन द डेवलपमेंट ऑफ साइंस। तो ए और सी जो है ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 203। अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 द पेडागोजिकल प्रैक्टिस रिकमेंडेड एट अपर प्राइमरी स्टेज। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर अनुशंसित शिक्षण शास्त्रीय अभ्यास क्या होंगे। ग्रुप डिस्कशन बिल्कुल आएगा। फिर क्या हो जाएगा, डिजाइनिंग सिंपल इन्वेस्टिगेशन, ये बिल्कुल आ जाएगा। 2 ही ऑप्शन बताने हैं तो ए और बी ही जो है वो यहाँ पर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही है। बाकी वेरिफिकेशन ऑफ द थ्योरेटिकल प्रिंसिपल, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। सैद्धांतिक नियमों का सत्यापन करना, ये नहीं करना। सामूहिक चर्चा, सरल जांच, अभी पीछे आप क्वेश्चन देख रहे हो उन सब में भी यही था। तो ऑप्शन नंबर 3 ए और बी जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 204। फ्रॉम द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट साइंस आइडेंटिफाई द वन दैट इज फॉल्स। विज्ञान के बारे में निम्नलिखित कथनों में से वह पहचानिए जो गलत है। तो यहाँ पर हमको गलत चीज़ बतानी है। बताइए यहाँ पर क्या गलत होगा, जल्दी से बताइए। 204 में आप पॉज करके क्या आपने सोचा है आंसर। देखिए यहाँ पर जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा। देखिए, साइंस आइडियाज आर टेंटेटिव, हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन ये तो हो गया। इन साइंस सेल्फ एग्जामिनेशन है, स्कैप्टिसिज्म। देखिए, संशयवाद को यहाँ पर पॉजिटिव पॉइंट पाया जाता है क्योंकि संशय जो है बना रहता है चीज़ों को लेकर, क्योंकि साइंस जो है वो टेंटेटिव है तो संशय हमेशा बना ही रहेगा। बाकी ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका आंसर होगा। द साइंटिफिक मेथड इज द ओनली, जब भी ऐसे जाए कि साइंटिफिक मेथड इज द ओनली गाइड फॉर कंडक्टिंग रिसर्च, वैज्ञानिक विधि अनुसंधान करने के लिए एकमात्र मार्गदर्शिका है, तो ये यहाँ पर बिल्कुल ही गलत है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 205। आशु वॉज गिवन इंडिविजुअल टास्क फॉर मेजरिंग द बॉडी टेम्परेचर ऑफ एटलीस्ट 5 क्लासमेट। फ्लोइंग आर द टास्क स्पेसिफिक इंडिकेटर टू एसेस आशु। आइडेंटिफाई द अनडिजायरेबल इंडिकेटर। आशु को कम से कम 5 सहपाठियों के शरीर के तापमान को मापने को सौंपा गया था। आशु का आकलन करने के विशिष्ट संकेतक निम्नलिखित हैं। अवांछनीय संकेतन की पहचान करनी है। यहाँ पर देखिए, अवांछनीय संकेतन यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है। ड्रॉ कंक्लूजन दैट टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन इज एग्जैक्टली 37 डिग्री। देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता क्योंकि सब बच्चों के जो टेम्परेचर हैं वो वेरी करेंगे। उनसे ये कहना कि सिर्फ यही कंक्लूजन आना चाहिए कि सभी बच्चों का टेम्परेचर जो है एग्जैक्टली 37 डिग्री होना चाहिए, ये यहाँ पर अवांछनीय गलत जो है वो संकेतन होगा, गलत इंडिकेटर होगा जो यहाँ पर उसको नहीं देना चाहिए, मतलब टीचर को नहीं देना चाहिए। बाकी बोलना चाहिए कि उपयोग से पहले थर्मामीटर को धोएं, बाकी सारे पॉजिटिव पॉइंट है। ये नहीं बोलना चाहिए कि ये निष्कर्ष निकाल के दिखाओ कि सभी बच्चों का टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 206। अ साइंस टीचर विद अ कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेमवर्क वुड बी इन एन एग्रीमेंट टू ऑल ऑफ द फ्लोइंग एक्सेप्ट। देखिए, जब भी हमारी रचनावादी विचारधारा जाती है उसके तहत एक विज्ञान शिक्षक निम्नलिखित को छोड़कर सभी के लिए सहमत होगा। तो बताइए यहाँ पर क्या होगा आंसर, जल्दी से बताना है आपको। 206 का आंसर यहाँ पर क्या होगा। देखिए, यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। लर्नर इंट्यूटिव आइडियाज ऑलवेज कॉरेस्पॉन्ड विद साइंटिफिक नॉलेज। देखिए, जो शिक्षार्थियों के स्वत जात विचार होते हैं वो वैज्ञानिक ज्ञान से मेल खाते हैं, ये गलत है। हमने पीछे कितनी बार पढ़ा है कि जो बच्चों के मिसकंसेप्शन होते हैं, जो साइंटिफिक नॉलेज होती है या जो साइंटिफिक ज्ञान होता है उनसे जो उनके विचार होते हैं वो मैच नहीं खाते। और ये क्या कह रहा है, स्वच्छता हमेशा
जो लर्नर है, जो बच्चा है, उसके जो आइडियाज़ होते हैं वो हमेशा साइंटिफिक नॉलेज से मैच खाते हैं। जब ये हमने पीछे पढ़ा है ऐसा नहीं होता, तो इसलिए यही यहाँ पर सही नहीं होगा। तो ऑप्शन 1 जो है वो हमारा यहाँ आंसर हो जाएगा। बाकी जो लर्नर हैं वो डाइवर्स बैकग्राउंड के होते हैं और उनके जो बिलीव्स होते हैं वो वेरी करते हैं। देखिए इसी ने इस ऑप्शन को गलत कर दिया, तो ऑप्शन नंबर 1 ही जो है वो यहाँ पर हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 207। टू मेक योर साइंस क्लासरूम मोर जेंडर इंक्लूसिव यू मे डू ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। ये जो एक्सेप्ट वर्ड है ना, इसका ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में जब आप एग्जाम में सॉल्व कर रहे होंगे। अपनी विज्ञान की कक्षा को और अधिक लैंगिक समावेशी बनाने के लिए आप निम्नलिखित को छोड़कर सभी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है साफ साफ निगेटिव दिख रहा है। एनकरेजिंग गर्ल्स टू बी मोर कॉम्पिटिटिव देन बॉय, यहाँ तो कहीं ना कहीं हीन भावना उत्पन्न हो जाएगी। इससे तो और जेंडर की जो समस्या है वो बच्चों में और बढ़ जाएगी। लड़कियों को लड़कों की तुलना में अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए प्रोत्साहित करना, तो यही यहाँ पर निगेटिव पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 208। अ टीचर बॉट इनटू हर क्लासरूम हाफ kg ऑफ फ्लोर, सम वार्म वाटर, शुगर एंड ईस्ट एंड आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द क्वेश्चन दैट आर डाइवर्जेंट। यहाँ पर जो आपके क्वेश्चन अपसारी हैं वो हमको बताने हैं। टीचर क्या कर लाई है, आधी किलो आटा ले आई है, कुछ गर्म पानी लाई है, चीनी लाई है, खमीर लाई है, ये सारी चीज़ें जो है वो क्लास में लेकर लाई है। व्हाट डू यू थिंक आई एम गोइंग टू डू विद ऑल दीज थिंग। देखिए ये तो डाइवर्जेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर बच्चे अलग अलग आंसर देंगे। कोई बोलेंगे आप ये बनाने के लिए लाई हैं, कोई बच्चा बोलेगा हो सकता है ये ईस्ट का प्रयोग कर रही हैं, फ्लोर लेकर आई हैं, हो सकता है केक वगैरह बनाए। तो इस तरह से मल्टीपल आंसर वहाँ पर देंगे बच्चे। तो डाइवर्जेंट क्वेश्चन ए तो पक्का है, और ए पक्का है तो ये दो ऑप्शन जो है यहाँ से बाहर हो गए हैं। अब या तो ए और सी है या ए और बी है। विल शुगर डिजॉल्व इजीली इन वार्म वाटर या विल ईस्ट डिजॉल्व इन वाटर। देखिए दोनों के दोनों में ही कन्फ्यूजन होगा, बच्चे यहाँ पर तुक्का ही लगाएंगे। लेकिन सीटेट वालों ने जो आंसर माना है वो ऑप्शन नंबर 1 माना है, ए और वी। विल शुगर डिजॉल्व इजीली इन वार्म वाटर, देखिए जनरली जो होगा हम इसी को कंसिडर करेंगे कि देखिए जो बच्चे शुगर डिजॉल्व करने हैं वो नॉर्मल वाटर में डिजॉल्व करते हैं, वार्म वाटर में वो बहुत कम डिजॉल्व करते हैं। तो कहीं ना कहीं वहाँ पर मल्टीपल आंसर जो है बच्चों को देखने को मिलेंगे। क्या चीनी गर्म पानी में आसानी से घुल जाएगी, क्योंकि वो चीज़ बच्चों ने अभी कर नहीं देखी होगी, क्योंकि चीनी वो नॉर्मली ऐसे ही घोलते हैं, रेयर से ही घोलते हैं पानी में। तो उसी के आधार पे मुझे लगता है सीटेट वालों ने ए और बी जो है वो सही माने हैं। बाकी सी भी हो सकता है, बट अब जो माना है वही हमको देखना होगा। अब यहाँ पर इन्होंने ईस्ट को इसलिए कर लिया होगा क्योंकि ईस्ट जो है वो तो उपयोगी करा जाता है केक वगैरह बनाने में। अब जो वो जलेबी वगैरह बनाते हैं उसमें भी खमीर का प्रयोग करते हैं। तो वैसे तो सी में भी ऐसा आता है कि मल्टीपल आंसर बच्चे दे सकते हैं, लेकिन इन्होंने ए और बी को ही माना है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पर सही होगा। द एडवांटेज ऑफ कंडक्टिंग फील्ड ट्रिप ओवर यूजिंग एजुकेशनल सॉफ्टवेयर इज दैट, शैक्षिक जो सॉफ्टवेयर हैं उनके उपयोग की तुलना में क्षेत्र भ्रमण कराने के क्या फ़ायदे होते हैं। इट इन्वॉल्व ऑल द सेंसेस, बिल्कुल यहाँ पर बच्चे सारे सेंसेस जो हैं अपने प्रयोग करते हैं, वो देखते हैं, सुनते हैं, चीज़ों को समझते हैं, बोलते हैं। तो ये तो यहाँ पर पॉजिटिव पॉइंट है, ए तो पक्का आएगा। और बाकी बताइए आपका आंसर यहाँ पर क्या आ रहा है। देखिए यहाँ पर जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 होगा, ए और बी। इट कैन कैटर टू लार्ज ग्रुप, बिल्कुल बहुत सारे बड़े समूह जो हैं वो शामिल कर सकते हैं। आपने देखा है फील्ड ट्रिप में बड़ी बड़ी क्लासेस साथ में जाती हैं, तो लार्ज ग्रुप जो है उसको आप जो है शामिल कर पाएंगे इसमें। इट कैन बी अरेंज इजी, देखिए अपनी सुविधा के ध्यान में रखकर फील्ड ट्रिप नहीं कराया जाता, बच्चों को ध्यान में रखकर फील्ड ट्रिप कराया जाता है कि उनके अंदर कैसे डेवलपमेंट होगा। तो ए और बी इसी आधार पर जो है हमारे आंसर हो गए हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज हमारी इस सीरीज़ का, और इसी के साथ पेडागोजी के सारे क्वेश्चन जो है हमारे ख़त्म हो जाएंगे। इसी तरह हम कंटेंट के क्वेश्चन भी करेंगे, तो मैं कोशिश करूँगी जल्दी से जल्दी आपको सारे क्वेश्चन जो हैं वो अवेलेबल करा दिए जाएं। बाकी इंडिविजुअल तो क्वेश्चन मैंने आपको कराई हैं, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं इंडिविजुअल बेसिस पर हर शिफ्ट का क्वेश्चन। बाकी ऐसे मैं मैराथन सेशन तो ये जो है वो भी आपके लिए ला दूंगी जो कंटेंट के बचे हैं। पेडागोजी तो आज हमारी ये कंप्लीट हो गई। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट विल बी द सीक्वेंस ऑफ योर लेसन प्लानिंग यूजिंग इंक्वायरी अप्रोच, जांच उपागम का उपयोग करके आपके पाठ नियोजन का क्रम क्या होगा, ये हमको बताना है। देखिए इंक्वायरी अप्रोच आप यूज़ कर रहे हैं तो उसमें सही सीक्वेंस क्या होगा वो हमको यहाँ पर बताना है। देखिए सबसे पहले हम बच्चे का इंटरेस्ट जनरेट करेंगे, बच्चों की रुचि जो है उसको उत्प्रेरित करेंगे। तो सबसे पहले तो बी आएगा, है ना, बी पहले सीक्वेंस में आएगा। उसके बाद हम प्लेंटी ऑफ टाइम देंगे डिस्कशन के लिए बिफोर प्रेजेंटिंग द साइंटिफिक टर्म। कोई साइंटिफिक टर्म समझाने से पहले या टॉपिक समझाने से पहले बच्चों को हम डिस्कशन के लिए टाइम देंगे। तो बी के बाद ए आ जाएगा, उसके बाद सी आ जाएगा। गिव अपॉर्चुनिटी फॉर एप्लीकेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल, अवधारणा और सिद्धांतों के अनुप्रयोग के लिए हम क्या करेंगे, फिर उसके बाद में अवसर देंगे। तो यहाँ पर सही सीक्वेंस होगा
होगा BAC, ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पर सही हो गया। इसी के साथ हमने ये पूरी सीरीज़ जो है अपनी कंप्लीट करी, जिसमें हमने 2 ही क्लास में पूरे पेडागोजी के जो क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट कर लिए। एक क्लास में हमने कल कंप्लीट करे थे। अगर वो अभी तक भी नहीं देखी है तो आई बटन में एक प्लेलिस्ट का लिंक आ रहा होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो पहले उस क्लास को देख लीजिए और उसके बाद ये क्लास देख लीजिए। तो पेडागोजी के सारे क्वेश्चन जो हैं इसी के साथ आपके कंप्लीट होते हैं।